कंप्यूटर साइंस इतना डेवलप कंप्यूटर साइंस इतना डेवलप हो गया है कि आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हो। उनमें से कुछ तरीके बहुत एफिशिएंट होंगे, कुछ तरीके बहुत स्लो होंगे। एंड वी वांट, हमारा कोडिंग करने का मकसद ही यही है, डीएसए पढ़ने का मकसद ही यही है, क्योंकि बेसिक सिंटैक्स तो हमें आता है पाइथन का, वो आप एब्सोल्यूट बिगिनर्स वाले कोर्स में पढ़ के आ गए होंगे कि लूप्स क्या होते हैं, डिक्शनरीज क्या होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके हमने एफिशिएंट कोडिंग करनी है। हम चाह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, वो सिर्फ ना हम सॉल्व करें बल्कि उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें, राइट। अगर आप अपने फ़ोन पे जो है वो गूगल क्रोम खोलेंगे और कोई भी पेज लोड होने में जो है वो पूरे 2 मिनट लगा रहा है, तो आप गूगल क्रोम को डिलीट कर देंगे, आप ऐसा ऐप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर इंजीनियर्स को ऐसे सोल्यूशन चाहिए होते हैं जो कि एफिशिएंट हों, सिर्फ कोडिंग आती हो आपको, एफिशिएंट कोडिंग आती हो, राइट। तो इसी तरह कुछ भी सर्च करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आपको वो चाहिए जो एफिशिएंट है। ठीक है। अब कुछ एफिशिएंट तरीके ऐसे होते हैं जो हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होते, so you have to be a bit careful, but overall we want efficient solutions, that is why we study DSA, वरना हम सिर्फ पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स पढ़ के रुक जाते हैं, क्योंकि उससे हर चीज़ पता चल गई है हमें। सो नाउ बाइनरी सर्च इज एफिशिएंट। इसकी मैं एक जो है वो डेली लाइफ की एग्जांपल दे देती हूँ और एक थोड़ी सी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड दे देती हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो डेली लाइफ में अगर आप लोगों का फेसबुक अकाउंट है एंड यू वांट टू फाइंड अ पर्सन, आप फेसबुक पे जाते हैं, सर्च पे टैप करते हैं और उस बंदे का नाम लिखते हैं, जैसे यू गो टू फेसबुक एंड यू टाइप इन मरियम नूर खेतरान, से आप मुझे सर्च कर रहे हैं। तो फेसबुक जो है उस पर कोई तकरीबन 2 बिलियन यूजर्स हैं। अब फेसबुक बैठ के हर को ए से लेकर जेड तक सर्च करना शुरू कर दे कि मरियम नूर खेतरान कहाँ पर है कि मैं निकाल के इनको दूं, तो उसको जो है वो एक जमाना लग जाना है, आपको कभी मेरा अकाउंट नहीं मिलना इस तरह। ठीक है, अगर मेरा नाम ए से आता हो, जैसे अगर मेरा नाम आमना हो, तो वो आपको शुरू शुरू में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरा नाम जेड से आता हो तो वो आपको कभी नहीं मिलना इस तरह। ठीक है, अगर वो एक एक नाम सर्च कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट एफिशिएंट। इसी तरह अगर आप एक डिक्शनरी खोलें, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो अगर आप एक डिक्शनरी खोलें और उसमें मैं आपको कहूँ कि मुझे जो है वो ओ से एक वर्ड आता है ऑरेंज, मुझे डिक्शनरी में निकाल के बताएं किस पेज पर ऑरेंज लफ्ज मौजूद है, और आप डिक्शनरी के पेज नंबर 1 से जो है वो सर्च करना शुरू कर दें, तो आपको ऑरेंज तक पहुँचने में कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। आप हर पेज खोलेंगे, उस पर हर लफ्ज पढ़ेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, फिर जब आपको ऑरेंज मिलेगा तो फिर आप मुझे बोलेंगे कि भाई ये पेज नंबर 100 पे या 200 पे या जो भी है। तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लीनियर सर्च। जैसे अब आपको एक 500 आइटम्स की एरे दी हुई है और रैंडम ऑर्डर में सॉर्टेड सब कुछ इस तरह है, और मैं आपसे बोलूँ कि भाई इस एरे में 34 नंबर मौजूद है, मुझे बताएं किस इंडेक्स पे मौजूद है। अब आपको नहीं पता वो कहाँ पे है, तो आप इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर दें सर्च करना, और फिर आपको पता चले वो आखिरी इंडेक्स पे मिल रहा है या आखिरी के करीब कहीं मिल रहा है, तो आपको टाइम लगेगा उसको सर्च करने में, राइट। 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरह आप करेंगे, तो दिस इज लीनियर सर्च, राइट, कि आप एक एक आइटम को शुरू से लेकर आखिर तक चेक कर रहे हैं। अगर आपको शुरू में ही अपना डिजायर्ड आइटम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एंड तक चलते जाएंगे। तो लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑफ एन होती है। दिस मीन्स कि आप हर आइटम को बारी बारी चेक करें, इसीलिए वो लीनियर है। अगर आपके पास इनपुट एरे में जो है वो 5 आइटम्स हैं, तो आप 5 आइटम सर्च करेंगे। अगर आपके पास 500 आइटम्स हैं तो आप 500 आइटम सर्च करेंगे। दिस इज लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि जितना इनपुट साइज बढ़ेगा उतना आपका सर्च टाइम बढ़ेगा। बाइनरी सर्च जो है वो इससे ज़्यादा एफिशिएंट होती है, वो इसलिए क्योंकि जैसे सर सफ़ीउल्लाह ने कहा, वो आपकी एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है, बाई मीन्स 2, राइट। तो वो आपकी एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देगी, एग्जैक्ट मिडल पे जाके खड़ी हो जाएगी, राइट। अगर मेरे पास 50 आइटम्स हैं एरे में, तो वो जाके 25 नंबर आइटम पे खड़ी हो जाएगी, मेरा एल्गोरिथम। अब वो पूछेगा कि भाई ये 25 नंबर पे जो खड़ा हुआ है, इज दिस व्हाट यू वांटेड, तो अब मैं उसको बोलूंगी, अगर होगा तो मैं कहूंगी यस ग्रेट, अगर नहीं होगा तो मैं कहूंगी नहीं, मुझे ये वाला आइटम नहीं चाहिए था, राइट। फिर वो क्या करेगा, अब वो 25 नंबर पे खड़ा हुआ है ना, अब उसके पास एक लेफ्ट हाफ है, 0 से लेकर 25 तक इंडेक्सेस हैं, और एक 26 से लेकर 50 तक इंडेक्सेस हैं, वो बीच में खड़ा हुआ है। अब मैंने उसको कहा नहीं, मेरा तो ये आइटम नहीं है, तो अब उसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो 0 वाले उस पे जाए, लेफ्ट साइड पे जाए, या तो वो राइट। तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि कहाँ जाना है? ये भी जैसे सर सफ़ीउल्लाह सलीम ने बताया, दिस डिपेंड्स कि आप जो आइटम ढूंढ रहे हैं, जो आपका टारगेट है, उसकी वैल्यू बीच वाले से छोटी है या बड़ी है। अब अगर आपकी अरे रैंडमली सॉर्ट हुई हुई है, बल्कि आई मीन सॉर्ट नहीं हुई भी, रैंडम आइटम्स हैं,
यानी कि इंडेक्स 1 पे 5 पड़ा हुआ है, इंडेक्स 2 पे 1 पड़ा हुआ है, फिर 70 पड़ा हुआ है, फिर 35 पड़ा हुआ है। सो दीज आर रैंडम, लाइट, इसमें कोई असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। तो अगर आपकी एरे में रैंडमली सॉर्ट हुए में आइटम्स, तो अब आपका एल्गोरिथम 25 नंबर पे खड़ा हुआ है, उससे नहीं डिसाइड होगा कि वो लेफ्ट पे जाए या राइट पे जाए, क्योंकि सब कुछ रैंडम है, वो कहीं भी जाए इस तरह रैंडम चांस कि उसको आपका वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर एरे के आइटम सॉर्ट हुए हैं, जैसे 1 से लेके 50 तक स्ट्रेट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुए हैं और वो 25 पे खड़ा हुआ है, तो अब वो डिसाइड कर सकता है, वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको जो चाहिए वो 25 से छोटा या बड़ा है, तो आप उसको जो भी बता दो, लेट्स से वी वांट 36, तो हम कहेंगे कि हमारा वाला 25 से बड़ा है। तो फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो 36 की तरफ 36 की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि जहां मैं खड़ा हुआ हूँ वो 36 से छोटा है। उसको ये नहीं पता आप क्या ढूंढ रहे हैं, उसको ये पता है कि आप जो नहीं मैम, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ अभी, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। मैं इसको लाइक डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो उसको ये, वो 25 में खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं पता आगे क्या है पीछे क्या है, वो सिर्फ आपसे पूछा है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वो आपसे छोटा या बड़ा है, आपने उसको बोल दिया कि मेरा वाला तो बड़ा है, फिर वो बड़े वाले की साइड पे चला जाएगा। ये फायदा होता है सॉर्टिंग का। जब आप सॉर्टेड ऑर्डर में चल रहे होते हैं ना, तो आप कहीं भी खड़े हो, आपको ये, आप ये पूछ सकते हो प्रोग्राम से, इनपुट यूजर से, कि भाई ये जहाँ मैं खड़ा हूँ वो छोटा है या बड़ा है, मतलब मुझे डायरेक्शन चाहिए जाने के लिए, आप मुझे बस एक हिंट दे दो, ठीक है। तो ये हिंट वो इस्तेमाल कर लेगा। अब जैसे हमारी एग्जाम्पल में वो 25 पे खड़ा हुआ था, हमें चाहिए था 36, हमने उसको बोल दिया कि भाई ये हमारा वाला तो बड़ा है, तो वो चला जाएगा राइट हाफ में, जहाँ पे 26 से लेके 50 तक नंबर्स हैं। अब वो क्या करेगा, 26 से लेके 50 तक वो लीनियर सर्च नहीं शुरू करना शुरू हो जाएगा कि 26, 27, 28, ये तो लीनियर होता है, राइट। वो फिर डिवाइड कर देगा, 26 से 50 में जो नंबर्स आ रहे हैं 25, उसको हाफ में डिवाइड कर देगा। अब वो 11.5 बनता है, नहीं 14 जो भी है, लाइक वो उसको आप फ्लो डिवीजन करें तो वो एक नंबर पीछे आ जाता है। तो अब वो फिर हाफ में डिवाइड करेगा, फिर वो जहाँ खड़ा होगा वो आपसे पूछेगा कि भाई ये चाहिए आपको, तो आपका हाँ या ना जवाब होगा, हाँ हो गया तो अच्छी बात है, वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ना हुआ तो फिर वो आपसे पूछेगा अच्छा आपको जो चाहिए उससे बड़ा या छोटा है। तो मतलब हर स्टेप पे वो क्या कर रहा है, आपकी एरे को हाफ में डिवाइड करे। पहले स्टेप में वो 25 में खड़ा हुआ था, और उसने 0 से 25 तक जितने नंबर थे उनको हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि आपने उसको बता दिया कि मेरा तो 25 से आगे है नंबर, आपने नंबर नहीं बताया, आपने सिर्फ कहा मेरा नंबर तो 25 से आगे। तो उसने पीछे वालों को देखा ही नहीं। वो लीनियर सर्च में तो फिर नहीं आया ना, उसने पूरी के पूरे आधी आरे इग्नोर कर दी सिरे से। तो इससे क्या हुआ कि प्रोग्राम एफिशिएंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप पे भी उसने यही काम किया, 26 से 50 तक जितने थे उनको भी हाफ में डिवाइड कर दिया, फिर आपसे पूछा। तो ये जो आपसे हिंट्स मांगता जा रहा है या प्रोग्राम से हिंट्स मांगता जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि उसको हाफ एरे सर्च ही नहीं करनी पड़ रही। हर स्टेप पे वो एरे को हाफ में डिवाइड करता है, आधे हाफ को इग्नोर कर देता है, बाकी आधे हाफ को कंसिडर करता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर लीनियर से कम हो जाती है, क्योंकि अब वो सारे एलिमेंट्स को तो सर्च नहीं कर रहा, वो तो आपसे हिंट्स मांग मांग के आधे आधे सर्च कर रहा है, राइट। तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन से तकरीबन हाफ में चली जाती है, कंप्लीटली हाफ नहीं, बट इट्स वे मोर एफिशिएंट देन एन। तो इसको हम कहते हैं लॉग एन टाइम, यानी कि ये एन से कम टाइम ले रहा है, एंड इट्स वे लेस देन एन, इट्स वे मोर एफिशिएंट, इट्स वेरी डिजायरेबल। जस्ट देयर इज वन कंडीशन कि आपकी एरे के एलिमेंट्स सॉर्टेड होने चाहिए। अगर आप नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हों, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी तो आप उसको चेंज कर दें, उनकी पोजीशंस रिलेटिवली सेम रहती हैं। एंड अगर आप लेटर्स की बात कर रहे हैं तो वो A to Z सॉर्टेड होता है, वो प्रोग्राम को पता होता है कि भाई A Z से पहले आता है, ठीक है, तो वो भी सॉर्टेड कहलाता है। अगर आप पूरे पूरे वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो फिर वो लेक्सिकोग्राफिकली सर्च करता है। ये टर्म आपको लीड कोड पे काफी जगह मिलेगी। इट मीन्स के अगर मेरे पास एक वर्ड है ABC और दूसरा वर्ड है ABZ, तो ABC कम्स बिफोर ABZ, ठीक है। तो ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होता है। तो किसी भी किस्म का ऑर्डर हो, वर्ड हो, नंबर हो, जो भी हो, सिंबल्स हो, कुछ भी हो, अगर उसमें ऑर्डर मौजूद है तो आप उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई करके आधे टाइम में अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने काफी वर्बल बोल दिया, कुछ डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया विजुअली, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। एंड अगर मेरा एक्सप्लेनिंग का स्टाइल भी ठीक नहीं है, आपको बहुत स्लो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो वो भी बता दें। नो मैम, क्लियर है। यस मैम, यहाँ तक क्लियर है। तो स्पीड भी आपकी ओके, आप कंटिन्यू रखिए। जी ठीक है। अच्छा, मैं इधर व्हाइट बोर्ड खोल लेती हूँ।
और लेकिन ये मैंने पहले इस्तेमाल नहीं किया हुआ, यू गाइस विल हैव टू बी पेशेंट विद मी। Okay, let me write on this. Okay, so we were talking about binary search. हमने ये देख लिया कि efficient तरीका है, आप sorted array को हाफ में डिवाइड कर दो तो आप आधे एलिमेंट्स को आसानी से इग्नोर कर सकते हो, राइट? सो लेट्स सी, अगर इसकी हम थोड़ी सी छोटी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं। अगर मैं अपने एरे में जो है वो ये एलिमेंट्स रख रही हूँ कि मैम इट वुड बी बेटर कि अगर हम गूगल से कोई डॉग खोल लें इससे रेलिवेंट। ओके, लेट मी सी दिस, लाइक इसको हम थोड़ा सा जो अभी तक सीखा उसको अप्लाई करके देखते हैं। लेट मी सी के और कितना ज़रूरत है उसके हिसाब से वी विल फाइंड अ रिसोर्स। ओके, मेरे पास ये हाउ डू आई हिन द लाइन? ओके, सही है। सो मेरे पास ये 7 नंबर्स, ये मेरी एरे है एंड दैट इज अ लाइन, आई वांट अ लाइन। ओके, सॉरी गाइस, मैं इसको पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रही हूँ तो थोड़ी सी लाइक मुझे कंफ्यूजन हो रही है। व्हाट इज इट डूइंग? ओके, नेवर माइंड। सो हम लोग इसी तरह चलते हैं। ओके, मेरे पास ये एरे है, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं और मुझे मेरा टारगेट जो है आई मीन इस वक्त तो आपके सामने एरे पड़ी हुई है तो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ कहाँ पर है, लेकिन जब आप लीड कोड पे सॉल्यूशंस लिख रहे होते हैं तो वो आपको इनपुट नहीं देते। ऑब्वियसली आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना होता है जो किसी भी इनपुट पे चल जाए, राइट? तो अभी हम थोड़ी सी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं। मेरा टारगेट 6 है, मुझे ये पता करना है कि जो वैल्यू 6 है वो किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो अभी तक जो मैंने बाइनरी सर्च के बारे में बात की है उसको इस्तेमाल करते हुए कोई मुझे बता सकता है कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूँ? लाइक बाइनरी सर्च के जरिए मैं इसको फाइंड करना कैसे स्टार्ट करूँ? पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे हम मैम इसमें। ठीक है, वो कैसे करेंगे? उसके अंदर ये होगा कि लेफ्ट और राइट से वैल्यू लेके उनको सम करके 2 पे डिवाइड करके वो मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो मिड पॉइंट इज काइंड ऑफ लाइक फाइंडिंग एन एवरेज। आप कोई भी 2 पॉइंट्स अगर मैं आपको दूं तो आप आसानी से मुझे उसका मिड बता सकते हैं। वो ऐसे निकलता है कि आप दोनों को ऐड कर लें और डिवाइड बाय 2 कर दें, ठीक है? तो आपके पास उन दोनों का बीच वाला आ जाएगा। तो अब मैं किन 2 पॉइंट्स को लूं और डिवाइड करूं, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे तो 7 पॉइंट्स बढ़े हैं, कौन से 2 मैं लेकर ऐड करूं, डिवाइड करूं? मैम आप बेसिकली मिड निकालने के मैम लिए एक स्टार्ट वाला स्टार्ट से ले लें और एक एंड वाला। लास्ट से ले लें। ठीक है, तो एक मेरा ये वाला पॉइंट हो गया और एक मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसको जो है वो हम लेफ्ट पॉइंट बोल देते हैं क्योंकि ये लेफ्ट पे खड़ा हुआ है और ये क्योंकि राइट पे खड़ा हुआ है तो उसको मैं राइट बोल देती हूँ। तो अब इन दोनों का मुझे मिड निकालना है, तो मैं क्या करूँ? 1+7 डिवाइड बाई 2। यूजुअली और मैम हम आंसर आ जाए। इंडेक्सेस पे करते हैं। यस, यूजली हम इंडेक्स पे करते हैं। द रीजन इज कि हमें हमें वैल्यू तो दी हुई है, उन्होंने पहले से बताया है कि भाई 6 आपका टारगेट है। हमें 6 नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि 6 किस पोजीशन पर है, हमें पोजीशन चाहिए 6 की, ठीक है? तो पोजीशन हम कैसे निकालेंगे? पोजीशन मतलब इंडेक्स, राइट? कि किस इंडेक्स पे 6 पड़ा हुआ है। तो इंडेक्स जब आपको निकालना है तो आप इंडेक्सेस के साथ कैलकुलेशन करोगे, आप वैल्यूज के साथ कैलकुलेशन नहीं करोगे। तो मुझे 1 और 7 से कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये है कि 1 किस पोजीशन पे है और 7 किस पोजीशन पे, इसको इस्तेमाल करके मैं मिड निकालूंगी। तो 1 जो है वो मेरा 0 इंडेक्स पे है और 7 जो है वो मेरा 6 इंडेक्स पे। तो मैं सिंपल मिड कैसे निकालूंगी? मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, 0+6 डिवाइड बाय 2, सही है? तो इनका बीच का पॉइंट आ जाएगा। तो 0+6 डिवाइड बाई 2 इज 3, 6 ऑन 2 इज 3। तो अब मैं जाऊंगी 3 पे, नहीं जाऊंगी, मैं थर्ड इंडेक्स पे जाऊंगी, ठीक है? क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन जो हो रही है ये मेरे पास इंडेक्सेस की हो रही है। तो दिस इज 0, 1, 2, 3, दिस इज माई थर्ड इंडेक्स। तो अब ये जो है वो मेरा मिड मैंने कैलकुलेट किया, तो इधर मैं एम लिख देती हूँ, ठीक है? अब मैं इधर पहुंच गई, अब आगे बताएं क्या करूँ? अब मैम क्या टारगेट जो हमें सेट करना है कि वाला? कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको फिर हम देखेंगे। जी, तो टारगेट हमारा 6 है। देख लें सर और बताएं क्या करूँ इसको। मैम अब हम देखेंगे कि हमारी जो मिड की वैल्यू है वो हमारे टारगेट्स के इक्वल है, उससे ग्रेटर है या उससे स्मॉलर है। इसके अकॉर्डिंग हम यस, अपने एग्जैक्टली। लेफ्ट और राइट को मूव करेंगे।
या सो आई सेट के जब हम मिड पे खड़े होते हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो हम लेफ्ट पे जा सकते हैं या तो हम राइट पे जा सकते हैं। राइट, इधर भी दो चॉइसेस हैं, एक तरफ हम 1 2 3 की तरफ जा सकते हैं और दूसरी साइड हमारे पास 5 6 7 की है। अब मेरा पॉइंटर मिड पे खड़ा हुआ है, मुझे डिसाइड करना है कि मैंने किस तरफ जाना है। तो ये इसके लिए जो मैं कह रही थी कि आप यूजर से हिंट लेंगे या प्रोग्राम से हिंट लेंगे, तो वो हिंट कैसे लेंगे? हम क्योंकि मिड पे खड़े हुए हैं तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि मिड पे जो वैल्यू है वो कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस एरे का नाम एन है, तो आई होप यू गाइस नो कि आप एम तो इंडेक्स है ना, एम तो हमारे पास थर्ड इंडेक्स है, राइट। तो हम ऐसे कर देंगे कि एन ऑफ एम पर जो है वो, यानी कि इस एरे के अंदर इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो वो हमें आंसर में जो है वो सिंपल 4 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि पॉइंटर पे कौन सी वैल्यू है। अब हिंट कैसे मिलेगी? इस वैल्यू को हम अपने टारगेट से कंपेयर करेंगे, यानी कि 6 और 4 को हम आपस में कंपेयर करेंगे देखने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस तरह हमें डायरेक्शन मिल जाएगी ना, बिकॉज इधर अगर आपने नोट किया हो तो एक पैटर्न आ रहा है हमारे पास, क्योंकि एरे सॉर्टेड है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। इसका ये मतलब है कि अगर आप मिड पे खड़े हुए हैं तो आपकी लेफ्ट साइड पे जितनी वैल्यूज हैं वो सब छोटी हैं मिड से, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, राइट। तो आप मिड पे खड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप पीछे वाली छोड़ के थोड़ा सा बीच में आ गए, तो पीछे जितनी वैल्यूज हैं वो आपसे छोटी हैं और आगे जितनी वैल्यूज हैं वो सब आपसे बड़ी हैं, जो राइट की तरफ वैल्यूज हैं। तो ये चीज आपको पता होती है बाइनरी सर्च में, क्योंकि आप सॉर्टेड एरे में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका काम आसान हो जाता है। यही सबसे बड़ी आपके पास डायरेक्शन होती है कि लेफ्ट पे सब कुछ मेरे से छोटा है और राइट पे सब कुछ मुझसे बड़ा है। ठीक है, अब आप पूछेंगे टारगेट से कि आप कौन सी वैल्यू हो, तो टारगेट आपको बोलेगा कि मैं तो 6 हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी कि मिड पे तो 4 है, वो हमें यहाँ से पता चल गया, और टारगेट 6 है, इसका मतलब है ये मुझसे राइट पर है। ठीक है, लेफ्ट पे नहीं है, क्योंकि लेफ्ट पे सब छोटा है और टारगेट मुझसे बड़ा है, तो ये राइट पर होगा। तो अब आप क्या करोगे? लेफ्ट पे जितनी वैल्यूज हैं इन सबको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि इनसे आपका कोई काम ही नहीं है, आपको जाना है राइट पे, आपका टारगेट राइट पे। सही है, तो ये सब मैं सिरे से इग्नोर कर दूंगी, इसको मैं देखूंगी भी नहीं। मैं क्या करूंगी, ये अपना 4 पे तो मैं खड़ी हुई थी, उसको तो मैंने कंपेयर कर लिया, मुझे पता चल गया ये टारगेट से छोटा है, तो 4 भी मेरे किसी काम का नहीं है, राइट। इसको तो मुझे कंपैरिजन करते ही पता चल गया ना ये मेरा टारगेट नहीं है। तो अब मुझे 1 2 3 4 से कोई गर्ज नहीं है, मुझे इसके राइट पे जाना है। तो अब मैं राइट पे कैसे जाऊँ? राइट पे जाने का सिंपल तरीका, ये जो लेफ्ट पॉइंटर इधर खड़ा हुआ है, ये इधर खड़े होके कुछ नहीं कर रहा, राइट। वो सब तो हमने इग्नोर कर दिया जहाँ ये खड़ा हुआ था, तो हम इसको इधर से उठा के इधर ले आएंगे, 5 पे खड़ा कर देंगे। राइट पॉइंटर अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, क्योंकि उससे हमने ना कुछ पूछा है ना उसके साथ कुछ किया है हमने। लेफ्ट पॉइंटर वाला तो हमने कैंसिल कर दिया, तो उसको हम आगे ले आए। अब हमारा, इसको ये कहते हैं कि हमने अपना लेफ्ट पॉइंटर अपडेट कर दिया, राइट। वो पहले कहीं और खड़ा था, उसको हमने कहीं और खड़ा कर दिया। तो जब लेफ्ट और राइट अपडेट हो गए तो मिड भी अपडेट होगा ना, क्योंकि मिड तो कैलकुलेट कैसे होता है, लेफ्ट और राइट को प्लस करके डिवाइड बाय 2। जब लेफ्ट की वैल्यू ही चेंज हो गई, इंडेक्स की वैल्यू, तो मिड भी चेंज होगा। ठीक है, तो हम जो है वो मिड को यहाँ से भी हटा देंगे, नया मिड कैलकुलेट करेंगे। तो नया कैलकुलेट करने के लिए हमें ये इंडेक्स पता होगा, क्योंकि लेफ्ट को हमने मिड प्लस 1 किया है ना, यानी कि लेफ्ट मिड से एक इंडेक्स आगे खड़ा हुआ है, तो मिड का इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, तो उसको लेफ्ट प्लस 1 मिड प्लस 1 करेंगे, लेफ्ट का इंडेक्स पता है हमें। तो यहाँ पे मिड का इंडेक्स 3 था, तो लेफ्ट का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नया मिड कैलकुलेट कर रहे हैं। लेफ्ट हमारा 4 इंडेक्स पर खड़ा हुआ है और राइट अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, उसको हमने कुछ नहीं किया था, तो वो 6 पे खड़ा हुआ है। इसको हम कर देंगे डिवाइड बाय 2 दोबारा से, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2 विच इज 5। तो अब मिड हमारा 5th इंडेक्स पर आएगा, तो दिस इज द 5th इंडेक्स। यहाँ पे मैं एम फॉर मिड लिख देती हूँ। अब हम दोबारा सेम काम, ये हमने सेकंड स्टेप सेम काम किया, मिड को रिकैलकुलेट किया है। अब हमने एग्जैक्ट सेम स्टेप दोबारा रिपीट करने। मिड पे देखेंगे कौन सी वैल्यू खड़ी हुई है, हमें 6 मिल जाएगा। हम पूछेंगे कि ये आपका टारगेट है, तो वो टी बोलेगा कि हाँ यही टारगेट है, तो हम इसको सिंपल रिटर्न करवा देंगे। टारगेट हमें किस पे मिला है? एम पे मिला है, राइट। तो हम रिटर्न एम करवा देंगे कि भाई ये वाला इंडेक्स है, इस पे खड़ा हुआ है टारगेट। तो सिंपल हमें इस तरह से टारगेट मिल गया। लेकिन अगर नहीं मिलता, अगर फॉर एग्जांपल इस एरे में और एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और फिर से जो है वो मिड कंपेयर कर रहा होता, पूछ रहा होता कि भाई कम हो ज्यादा हो क्या है, फिर उस हिसाब से वो दोबारा क्या करता, आधी एरे इग्नोर कर देता, बाकी आधे को कंसिडर करता। ठीक है, फिर दोबारा आप अपना कोई एक ना पॉइंटर मूव करते, जैसे मैं इसी एग्जांपल में देती हूँ। फिर आप पॉइंटर मूव करते, मिड को दोबारा कैलकुलेट करते, फिर टारगेट से कंपेयर करते। तो बेसिकली इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि आपने आधी एरे को इग्नोर कर दिया हर स्टेप पर, और आप बाकी आधी के साथ काम कर रहे हो, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नीचे आ गई है। आपने 1 2 3 4 को पूछा ही नहीं कि भाई आप कहाँ हो क्या हो, आप सिर्फ जो है वो टारगेट से कंपेयर करके अपने decision हो, तो आपने आधी एरे को सिरे से इग्नोर कर दिया। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, राइट।
इट विल गो फ्रॉम लीनियर टू लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम लॉग एन कहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अगर यहाँ तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। कुछ और समझ में नहीं आया, किसी भी किस्म का सवाल जहन में आ रहा है तो बता दें, उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। मैम, जब audible? हमारे पास अगर जी ऑड नंबर्स हो तो उसको जी सर, हम आप अगर पूछें। मिड ले ले तो हमारे पास वो 0.5 में आंसर आता है, तो उसकी तरफ हम किधर पे जाएंगे? जी सर, असल में ये तो मैंने आपको इस तरह डिवीजन करके दिखाई, जैसे हम पेपर पेंसिल से करते हैं। जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना पाइथन में, तो आप ऐसे करेंगे, ये लेफ्ट पॉइंटर है और ये राइट पॉइंटर है, राइट। तो हम ऐसे करते हैं प्रोग्राम के अंदर, हम कहते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट करो, और इस सबको जो है वो फ्लोर डिवीजन करनी है आपने 2 से। तो ये जो फ्लोर डिवीजन वाली चीज़ है ना, इसमें जो भी डेसिमल के अंदर आ रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 4.5 आंसर आ रहा है, जो 0.5 है वो आपका डेसिमल की वैल्यू है, वो इसको इग्नोर कर देती है फ्लोर डिवीजन, तो आपको सिर्फ 4 आंसर दे देगी। तो आपका मिड जो है वो एक 4.5 से 4th इंडेक्स पे चला जाएगा, बिकॉज 4.5 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इससे अगर आपको ये लग रहा है कि प्रोग्राम खराब हो जाएगा क्योंकि मिड की वैल्यू आगे पीछे होगी, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, मिड जो है वो अप्रोक्सीमेटली अपनी पोजीशन पर ही खड़ा हुआ है। तो ये 0.5 वाली जो चीज़ है ना, ये वैसी बाइनरी सर्च में कवर हो जाती है। अगर जो है वो फॉर एग्जांपल 1-2 पोजीशन आगे पीछे हो गया, तो एरे तो स्टिल सॉर्टेड है ना, आप स्टिल कंपैरिजन सॉर्टिंग की बेस पे कर रहे हो कि भाई ये मिड टारगेट से जो है वो बड़ा है या छोटा है, तो वो आपको राइट आंसर तक वैसे ही पहुंचा देगा। मैम, एक क्वेश्चन है। जी, ये जो आपकी आपने वॉइस थोड़ी लिस्ट सी बनाई लो है। आपने जो ये लिस्ट बनाई है, तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हो, स्ट्रिंग्स हो, कोई भी वैल्यूज हो, तो वो वर्क इसी तरह करेगा बाइनरी सर्च में? जी एग्जैक्टली, अगर हम A to Z ले लेना, तो उसमें भी वो प्रोग्राम के पास ना, असल में वो A to Z को तो समझता नहीं है कि भाई A क्या होता है, Z क्या होता है, वो तो बाइनरी नंबर्स में काम करता है, राइट। तो प्रोग्राम्स जो हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं, वो हर नंबर का उन्होंने एक बाइनरी इक्विवेलेंट पहले से रखा हुआ होता है, राइट। जैसे आप जो है वो ऑड स्केल को देखेंगे, ORD के जो है वो, इस हिसाब से भी आप लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक दिस इज अ कोड या जो भी है। Ma'am, let me answer a few questions in chat. यस, ओके। अच्छा, तो जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस। सो आपके ये जो ORD फंक्शन है ना, ये आपके लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो जब आप लेटर्स के ऊपर आप अपना बाइनरी सर्च लगा रहे होते हो, तो वो टेक्निकली नंबर्स को ही देख रहा होता है। तो छोटे लेटर्स के जो है वो छोटे नंबर्स होंगे, और बड़े लेटर्स के बड़े नंबर्स होंगे, तो वो उस हिसाब से बाइनरी सर्च कर रहा होता एंड है। जी व्हाट सर। मैम, अगर हैपेंस हम के यहाँ पे ये कहें ना कि मतलब कि लेटर की बजाय कि हमारे पास आस्की कोड रिटर्न करेगा ओआरडी, एम आई राइट? जी एग्जैक्टली, वो आस्की कोड वर्ड था, वो मैं भूल गई थी, तो मैं ORD पे जा रही थी। एग्जैक्टली, वो कोड ही होता है। एंड अगर लाइक ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा बाइनरी सर्च होती है, या हम अगर डिसेंडिंग है तो उसे असेंडिंग में तब्दील करेंगे पहले? ओके, आई डोंट थिंक आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। मैंने आज तक डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा नहीं है, बट आई फील लाइक इट शुड बी पॉसिबल, बिकॉज आपका जो पहला सबसे जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, वो सबसे आखिरी इंडेक्स पे चला जाएगा। सो देयर इज स्टिल ऑर्डर इन दैट, कि आपको ये पता है कि अगर मैं इसको डिसेंडिंग में, आपको कोई एरे दी हुई और आप उसको असेंडिंग में कन्वर्ट कर लो, तो आपको ये पता है कि वहां पे जो लास्ट था वो फर्स्ट हो गया, जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड हो गया, थर्ड लास्ट थर्ड हो गया। थोड़ा सा ऑर्डर अभी भी है, मतलब रैंडमली अरेंज नहीं हुए ये ऑर्डर, डिसेंडिंग से असेंडिंग में करने से मिड अपनी जगह पे रहेगा। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, अगर किसी और को ज्यादा पता है तो वो प्लीज ऐड कर दो। जहाँ तक मुझे है ना मैम कि हमारे पास वर्ड है सॉर्ट का, तो इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि वो हमारे पास असेंडिंग के अंदर और डिसेंडिंग। मेन चीज़ ये है कि वो सॉर्ट होनी चाहिए बस, फिर उसके ऊपर हम बाइनरी या सर्च इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या एग्जैक्टली, बट इफ यू वांट, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख के आई कैन क्लैरिफाई इट, मैं स्लैक पर शेयर कर दूंगी। चैट में क्वेश्चन है मैम कि हम लेफ्ट को 0 पे क्यों रखते हैं और राइट को इंडेक्स पे क्यों रखते हैं? ओके, जबरदस्त क्वेश्चन है। सो मैंने हमेशा तो ऐसे नहीं किया। इफ यू नोटिस, जब मैं सबसे पहला जो मैंने स्टेप किया था, वो मैंने ये किया था कि मैंने जीरो इंडेक्स लेफ्ट पे रखा था, और जो मेरा राइट पॉइंटर था वो मैंने लास्ट आइटम पे रखा था। ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे अपना टारगेट पूरी एरे में चाहिए था। मुझे ये नहीं, मेरे पास एरे दी हुई है 7 एलिमेंट्स है उसमें, मुझे नहीं पता मेरा टारगेट इस पूरी एरे में कहाँ पे मौजूद है, तो मैंने पूरी एरे को सर्च करना है इस वक्त।
लेकिन बाइनरी सर्च करना, लेकिन सर्च तो पूरी एरे को करना है ना, तो इसलिए मैं शुरू से लेके आखिर तक का मिड निकाल रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब मुझे एक दफा ये मिड मेरा 4 आया था और मैंने इसको कंपेयर करके देख लिया था कि अच्छा मेरा एक्चुअल टारगेट जो है वो राइट साइड पे मौजूद है, फिर मैंने अपने लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट कर दिया था, राइट। मैं इसको 5 पर ले आई थी 1 से उठा के। तो अब जो मैंने लेफ्ट और राइट का कैलकुलेट किया वो मैंने अपनी सिर्फ इस आप कह लेंगे सब एरे पे किया 5 6 7 पर, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं पूरी एरे को सर्च नहीं कर रही, मुझे सिर्फ हाफ एरे सर्च करनी है, क्योंकि मुझे हिंट मिल गई थी कि वो राइट डायरेक्शन में मेरा टारगेट। तो अब मैं सिर्फ आधी एरे को सर्च कर रही हूँ। तो मैं अपने पॉइंटर्स भी उसी हिसाब से आधी एरे के ऊपर रखे हुए। राइट पॉइंटर तो खैर अपनी जगह पे, लेकिन पॉइंटर को मैंने मूव कर दिया, हाफ से आगे ले आई मैं, क्योंकि मुझे वही हाफ सर्च करना है। तो जो भी एरे आपको सर्च करनी है, चाहे उसमें पूरे 7 एलिमेंट्स हों या आधे एलिमेंट्स हों, आप अपने लेफ्ट और राइट पॉइंटर उसी हिसाब से रखेंगे और उसी हिसाब से आप मिड कैलकुलेट करेंगे। चाहे अब वो सब एरे हो या पूरी की पूरी एरे हो, आपके पॉइंटर्स उसी तरह काम करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि एक आखिर में होगा और एक शुरू में होगा। अगर आप बाइनरी सर्च करते जा रहे हैं, एरे को हाफ में डिवाइड करते जा रहे हैं, तो आपके पॉइंटर्स भी इसी तरह अपडेट होंगे। जो आपने सर्च करना है उसी हिसाब से आप पॉइंटर्स रखेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। ओके इसको सर कोड हम हम सब इस तरह लाइक कर जी सकते हैं कि पहले हम पॉइंटर्स फिक्स कर लें और उसके बाद हम कहें अगर इक्वल है टारगेट के तो रिटर्न कर दे, और अगर इक्वल नहीं है तो लूप करता रहे इसी तरह। ये इस तरह होगा इसका कोड। सॉरी, क्या आप रिपीट कर सकती हैं? लाइक हम पॉइंटर्स को फिक्स कर लेंगे और उसका मिड निकालने के बाद हम लूप लगाएंगे और लूप में कहेंगे कि अगर इक्वल है मिड तो लाइक रिटर्न कर दे, और अगर इक्वल नहीं है तो अगेन लूप का नेक्स्ट स्टेप चले। इसकी अप्रोच इस तरह यस, ही होगी कोड में। ओके, दैट इज अ रियली गुड क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं। सो मैं यही एरे दोबारा नीचे लिख देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। सो आप ये कह रही हैं कि मैं लेफ्ट और राइट लूँ और फिर मिड निकालूँ, तो मिड मेरा पहले 4 आ रहा था, तो मैं जस्ट इसको प्रोसेस को शॉर्ट कर रही हूँ, मैं एग्जैक्ट वही काम कर रही हूँ, ठीक है। मिड मैंने 4 निकाल लिया। तो आप ये कह रही हैं कि मैं 4 से लेकर आखिर तक, टारगेट वही 6 है मेरा, तो अब मैं 4 से लेकर आखिर तक लाइक लूप लगा दूँ इस पर, यस, लूप लगा के चेक करें, यहाँ से अगर लेके इक्वल है यहाँ तक। हमारा टारगेट पे यस तो हम रिटर्न कर देंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप चलेगा। ठीक है, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। हम ऑब्वियसली ऐसा कर सकते हैं, लाइक आपको प्रोग्राम मना नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम इज कि ये बाइनरी सर्च नहीं रहेगा, ये लीनियर सर्च हो जाएगा। मतलब आप क्या करें, आप लूप लगा के क्या करते हैं, हर आइटम के ऊपर लूप चलता है ना, तो आप पहले 4 को चेक करेंगे, फिर आप लूप जो है वो 5 पर आएगा, आप उसको चेक करेंगे, फिर आप 6 को चेक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा। तो मतलब, और अगर ये एरे बड़ी होती है, यहाँ पे 7 से आगे जो है वो 100 तक एलिमेंट्स हैं, तो आप उन सबको चेक करें। पहले स्टेप में तो आपने आधे में डिवाइड कर दी, वो तो सही है, ये तो अभी भी इग्नोर हो गया, ठीक है, ये तो आपने सही काम किया। लेकिन उसके बाद आपने बाइनरी सर्च छोड़ के आपने अब लीनियर सर्च स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बाइनरी सर्च का फायदा यही है कि वो हर स्टेप पे बाइनरी सर्च करता है, सिर्फ पहले स्टेप पे नहीं करता, राइट। क्योंकि हम मिड को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं ना। देखिए, मैंने यहाँ पे अपना पॉइंटर अपडेट किया, मैंने दोबारा से मिड कैलकुलेट किया, ये पहला मिड था मेरा और ये दूसरा मिड था। तो मैंने पहला मिड कैलकुलेट करके फिर लीनियर नहीं स्टार्ट किया, मैंने दोबारा से मिड कैलकुलेट किया, दोबारा से बाइनरी सर्च की। तो बाइनरी सर्च का टाइम इसीलिए कम लगता है, क्योंकि आप हर स्टेप पर बार बार जो है वो बाइनरी सर्च कर रहे होते हैं। हर स्टेप पर आपका जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है उस एरे का साइज जहाँ पर आपने सर्च करनी होती है। फिर हम कोड में जैसे करेंगे कंडीशन लगाएंगे तो उसमें अगेन अगेन मिड लेंगे जब तक हमारा टारगेट नहीं है। जी, हम इसका कोड भी देख लेते हैं, उसमें एग्जैक्टली ऐसे ही होगा कि जब तक हमें अपना टारगेट नहीं मिलेगा हम बाइनरी सर्च करते रहेंगे। किसी ना किसी, अब हमारे 3 पॉइंटर्स घूम रहे हैं ना, एक लेफ्ट घूम रहा है, एक राइट चल रहा है, एक मिड चल रहा है, किसी ना किसी पॉइंटर पे तो जाके हमें मिड मिल जाएगा ना एंड में। और हमारी एरे का साइज भी छोटा होता जा रहा है, आधा होता जा रहा है हर स्टेप में। तो कहीं ना कहीं जाके तो हम टारगेट को हिट करेंगे। तो हम तब तक बाइनरी सर्च करते रहेंगे ओवर एंड ओवर अगेन, जब तक हमें टारगेट नहीं मिलता। और एंड में हमने सिर्फ उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देना। ओके। ओके मैम, ओके, और कोई क्वेश्चंस? चैट में जी, क्वेश्चन है, पॉइंटर्स क्या होते हैं? ओके, पॉइंटर्स इज बेसिकली कि आपने एक एरे दी हुई है आपको, जैसे ये मेरे पास 1 से लेके 7 तक एरे थी ना, राइट। एक सेकेंड, या सो मैं इसको छोटा कर देती हूँ जस्ट समझाने के लिए। लेट्स से मेरे पास जो है वो 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। सो आई होप यू नो एरे क्या होती है। इट्स जस्ट अ डेटा स्ट्रक्चर, लाइक इसमें आप डेटा स्टोर करते हैं, जैसे ये एक
लिस्ट है, इसमें मैंने 4 एलिमेंट स्टोर किए हुए, राइट, तो दिस इज एन एरर। तो अब पॉइंटर ये होता है कि मुझे किसी एलिमेंट को रेफर करना है। जैसे मैं चाह रही हूँ कि भाई सेकेंड इंडेक्स पे जो खराब है, दिस इज इंडेक्स नंबर 1, दिस इज 0, और इस तरह आगे चल रहे हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे 2 और 4 को ऐड करना है, राइट, तो मैं अपने प्रोग्राम को बोलूंगी कि आप 0 पे खड़े हो, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा ऑब्वियसली 0 इंडेक्स से। मैं उसको कहूंगी कि आप 1 इंडेक्स तक जाओ, 2 तक जाओ, और वहां से वो नंबर उठा लो। तो वो पॉइंट करता हुआ जाएगा। वो पहले कहेगा कि ओके मैं 1 पे खड़ा हूँ, फिर वो एक स्टेप आगे जाएगा, वो फिर 2 को पॉइंट करेगा, तो मैं कहूंगी हाँ मुझे ये नंबर चाहिए, फिर वो उसको उठा के बाहर ले आएगा, तो मेरे पास 2 आ जाएगा। अब मैं उसको कहूंगी कि अच्छा मुझे लास्ट एलिमेंट, लास्ट इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो इसके अंदर ऐड करना है। तो अब वो पॉइंट करता हुआ जाएगा कि ओके अब मैं इधर खड़ा हूँ 3 पर, मैं कहूंगी नहीं ये नहीं चाहिए, फिर वो इधर पॉइंट करेगा कि क्या ये चाहिए, मैं कहूंगी हाँ, तो ये 4 को इधर ले आएगा। तो पॉइंटर्स बेसिकली आपको मेरी कैसे हेल्प कर रहे हैं, वो नंबर्स को रेफर कर रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि ओके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बताओ क्या करना है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे लिए एलिमेंट्स को एक्सेस करना आसान हो जाता है, और उन एलिमेंट्स के साथ मुझे जो भी काम करना है फिर वो मैं आगे कर सकती हूँ। अब जैसे अगर मेरा राइट पॉइंटर यहाँ पे खड़ा हुआ है और लेफ्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो मैंने ये कैसे खड़े किए, मैं बोलूंगी लेफ्ट को कि एल को बोलूंगी भाई आप 0 पे खड़े हो, आपकी वैल्यू 0 है, राइट, तो वो 0 पे जाके खड़ा हो जाएगा। और राइट को मैं कहूंगी कि आप जो है वो एरे के लास्ट इंडेक्स पे खड़े हो। तो पाइथन के अंदर जब आपने किसी भी एरे, आपको नहीं पता कितने साइज की एरे, आपने लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट करना है, तो आप कहते हो कि ये जो भी एरे है ना, इसके -1 इंडेक्स पे चले जाओ। -1 से जो है वो आप हमेशा किसी भी एरे का लास्ट इंडेक्स एक्सेस करते हो, तो आर जो है वो इधर आके खड़ा हो जाएगा। अब मैं कहूंगी इन दोनों को ऐड कर दो, यानी इस एरे के अंदर लेफ्ट पॉइंटर पे जो वैल्यू और राइट पे जो वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर दो। तो लेफ्ट अपनी वैल्यू ले आएगा 1 उठाकर, और राइट अपनी वैल्यू ले आएगा 4 उठा के, फिर मैं इन दोनों को ऐड करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो या मुझे जो ऐड करना था ये मैंने पॉइंटर्स के जरिए इस तरह आसानी से कर दिया। तो आई होप कि पॉइंटर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके मैम, चैट में कोई क्वेश्चन है, व्हाट इफ द टारगेट इज नॉट इन द लिस्ट, विल नॉट बी स्टक इन इनफिनिट लूप? ओके, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये चीज़ मैं क्लियर करना भूल गई। ऐसा हमेशा हो सकता है, आपको लीड कोड पे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें ये लिखा हुआ होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो आपको सर्च करने को बोल रहे हैं वो इधर मौजूद है। तो इन दैट केस आपको एक कंडीशन लगानी पड़ती है कि अगर आपने बाइनरी सर्च कर करके जो है वो पूरी एरे खत्म कर दी है, मतलब किसी पॉइंट पे आके तो लेफ्ट और राइट और मिड आपस में मिल जाएंगे ना हमारे पॉइंटर्स, और आपको अभी तक अपना टारगेट नहीं मिला, तो आप सिंपल रिटर्न कर दो फॉल्स के भाई इसमें मौजूद नहीं है, या -1 रिटर्न कर दो, या 0 रिटर्न कर दो। वो लीड कोड आपको बता देता है कि भाई अगर आपका टारगेट मौजूद नहीं है तो आप ये रिटर्न कर दो। तो उसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ती है। ये ज़रूर हो सकता है कि आपका जो डिजायर्ड टारगेट है वो आपको ना मिले, तो इन दैट केस यू रिटर्न फॉल्स या -1 या जो भी है। चैट में एक और क्वेश्चन है कि अगर टारगेट मिड नहीं है तो फिर हम मूव कैसे करेंगे लेफ्ट और राइट की तरफ? ओके, अच्छा वैसे मिड भी हो सकता है, ठीक है ना, तो उसके लिए होता है ऐसे कि जैसे अगर मैं यही एरे लूँ, मेरा लेफ्ट शुरू में खड़ा है, राइट आखिर में, तो इसका मिड जो है वो मैं निकालूंगी लेफ्ट इंडेक्स प्लस राइट इंडेक्स डिवाइड बाय 2, राइट, तो लेफ्ट जो है वो 0 पे खड़ा हुआ है, तो 0, और 4 जो है वो 3 पे खड़ा हुआ है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो 0 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1.5। एंड जैसे मैंने अभी बोला हम फ्लोर डिवीजन करते हैं, जो डेसिमल के बाद होता है सब इग्नोर कर देते हैं, तो 1.5 जो है वो 1 बन जाएगा, तो मिड हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं मिड को सबसे पहले टारगेट से कंपेयर करूंगी। टारगेट लेट से मेरा 4 है, ठीक है, 4 चाहिए मुझे, तो अब मैं मिड को टारगेट से, के हो सकता है यही हो मेरा आंसर, मुझे क्या जरूरत है बार बार डिवाइड करने की अगर मिड ही मेरा आंसर है। लेकिन इस वक्त तो नहीं है, इस वक्त मिड 2 पे खड़ा हुआ और टारगेट मेरा 4 है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं लेफ्ट पे जाऊँ राइट पे जाऊँ, क्योंकि अभी तो आपके सामने मैंने एरे लिखी हुई है ना, लेकिन जब आप लीड कोड पे जाएंगे तो आपको इनपुट तो नहीं पता होगा क्या कितने साइज की एरे आ रही है, उसमें क्या क्या नंबर मौजूद है। आपको सिर्फ ये पता है कि वो सॉर्टेड है। तो अब आप पूछेंगे मिड पॉइंटर पे जो वैल्यू खड़ी हुई है, क्या वो मेरे टारगेट से कम है या ज्यादा है, क्योंकि आपको ये पता है कि लेफ्ट साइड पे जो कुछ है वो कम है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो आपको ये तो क्लियर है चीज के लेफ्ट साइड पे जो कुछ है जो मैं पीछे छोड़ के आया हूँ वो सब कम है अभी से मिड से, और जो कुछ राइट साइड पे वो सब बड़ा है। तो अब अगर आपको ये पता चल जाए कि आप मिड वाली से बड़ी वैल्यू ढूंढ रहे हैं छोटी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन मिल गई ना कि लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है। तो अगर आप 4 ढूंढ रहे हैं तो 4 आपकी मिड यानी कि 2 से बड़ा है, तो आप ऑटोमेटिकली राइट साइड पे जाएंगे, आप लेफ्ट के सब चीजों को इग्नोर कर देंगे। अगर आपको पता ये चले कि मिड पे जो भी कुछ खड़ा हुआ है वो छोटा है, सॉरी बड़ा है आपके टारगेट से, तो आपको क्योंकि जो है वो छोटी वैल्यू चाहिए, आपका मिड बड़ा है ना, राइट, आपको छोटी वैल्यू चाहिए, तो आप लेफ्ट पे जाएंगे, आप राइट को सब कुछ इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह आपको डायरेक्शन मिल जाती है मिड और टारगेट को कंपेयर करने से।
एक्सक्यूज मी मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम हेलो अस्सलाम। मैम, जी जी आपने बोला कि हमें मिड में जब टारगेट नहीं मिलता हम लेफ्ट पॉइंटर को मूव करते हैं, तो जब हम इसको मूव करते हैं तो आगे भी हम इसको दोबारा से इंडेक्स देंगे? जी हम जब इसको मूव करेंगे तो इसका इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम लेफ्ट ही को मूव करें, राइट को भी कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, यस मैम, हम मेरी जिसको भी एरे मूव करेंगे तो उसका इंडेक्स देंगे, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा। जी मैं आपको कोड में मैं बताती हूँ कैसे होता है, फिर हम इसका कोड लिख लेते हैं ताकि कंपेयर आसान हो जाए, समझ आ जाए। सो दीज आर माई लेफ्ट एंड राइट। तो अब मैंने मिड निकाला, 3 आएगा, राइट, क्योंकि पूरी एरे के बीच में 3 मौजूद है। तो अब मुझे फॉर एग्जांपल पता चला कि मैंने जो है वो लेफ्ट साइड पे जाना है। तो अब मैं अपने राइट पॉइंटर को पीछे मूव करूँ, क्योंकि ये सब तो मुझे इग्नोर कर देना है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो अब मैं राइट पॉइंटर को मूव करूंगी, अपडेट करूंगी, क्योंकि जहाँ ये खड़ा है वो चीज़ मेरे काम की नहीं है, राइट। तो मैं इसको जो है वो पीछे लाऊंगी। तो अब मैं कितना पीछे लाऊं ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये मुझे अपने मिड से पता चलेगा। मिड जहाँ खड़ा हुआ है ना, या तो मैं इधर ही राइट को ले आऊंगी या तो मैं इससे एक पीछे ले आऊंगी राइट को। तो सिंपल मैं क्या करूंगी, आर इज इक्वल टू मिड -1 या मिड, आर इज इक्वल टू मिड, इस तरह से। और जब मुझे लेफ्ट भी मूव करना होगा तो मैं यही कहूंगी, लेफ्ट की न्यू वैल्यू कर दो मिड+1, मिड से एक स्टेप आगे लाओ लेफ्ट को। आई होप ये क्लियर हो गया। कोई और क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। लाइक मैम इसमें ये होगा, अगर यस मैम, टारगेट क्लियर है। मुझसे लेस देन है तो राइट पॉइंटर मूव करेगा, और अगर ग्रेटर है तो लेफ्ट पॉइंटर मूव करेगा। जी, हम मिड से टारगेट को कंपेयर करते जाएंगे। अगर मिड बड़ा होगा तो हम लेफ्ट जाएंगे, अगर मिड छोटा होगा तो हम राइट जाएंगे। ओके। ठीक है, अब इसको जो है ना हम लोग कोड से देख लेते हैं। और मैंने एक ऐसी प्रॉब्लम सिलेक्ट की है जो आप पहले से सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा आसान होगा। यहाँ पर जो है टू सम टू इनपुट एरे सॉर्टेड, ये आपको सर हमसे ने आई थिंक परसों वाले सेशन में करवाई थी 2 पॉइंटर्स के जरिए, राइट। तो आज हम एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेकिन बाइनरी सर्च के जरिए। सो यस, सो द थिंग इज कि यहाँ पर जो आई थिंक ये अप्रोच उस वक्त भी हमने डिस्कस की थी कि हम 2 पॉइंटर्स इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे परसों, ताकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को n स्क्वायर से लेकर जो है वो n में आ सके, राइट। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी थी, क्योंकि अगर आप 2 पॉइंटर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको 2 नेस्टेड फॉर लूप्स लगाने पड़ेंगे जो पूरी एरे के ऊपर जो है वो बार बार आइटरेट कर रहे होंगे। सो उससे क्या होता है, जब आप नेस्टेड लूप्स इस्तेमाल करते हैं ना तो वो आपकी स्क्वायर्ड में ले जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको लीनियर में लाने के लिए हमने जो है वो 2 पॉइंटर्स इस्तेमाल किए थे। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n। अब हमें और अगर कम करनी है तो लीनियर से अगर हमने log n में जाना है तो हम बाइनरी सर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, n जो है वो एक ही एलिमेंट को बार बार एक ही दफा चेक करेगा, लेकिन हर एलिमेंट को करेगा, राइट। तो बाइनरी सर्च तो ऐसे नहीं करता, वो तो आधी एरे निकाल देता है बीच में से। तो हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस कर सकते हैं, हम n से log n में ला सकते हैं। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, इसको मैं आज जो है बाइनरी सर्च से कराऊंगी। तो अगर कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करना चाहे तो प्लीज, यू आर वेलकम। Given a one index array of integers numbers that is already sorted in non-decreasing order. Find two numbers such that they add up to a specific target number. Let these two numbers be numbers index and numbers index 2, where one less than equal index 1, where one less than equal index 1 less than index 2 less than equal numbers dot length. Return the indices of the two numbers index 1 and index 2 added by 1 as an integer array. Index 1, index 2 of length 2. The tests are generated such that there is exactly one solution. You may not use the same element twice. Your solution must use only constant extra space. ओके, थैंक यू मैम फॉर रीडिंग। अच्छा, इसमें जो है ना दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे ये जो बीच में ये लेस देन ग्रेटर देन के साइन लगे हुए ना, दैट कैन बी रियली कंफ्यूजिंग। तो हम सिर्फ जो एब्सोल्यूट नेसेसरी चीज़ें ना फिलहाल के लिए उनको उठा लेते हैं। ये रिटर्न स्टेटमेंट को इग्नोर कर दें, अभी तो हमने सोल्यूशन शुरू नहीं किया, तो रिटर्न क्या बाद में देखेंगे इसको। एंड सोल्यूशन 1 है हमारे पास,
यानी जो अभी किसी ने बात की थी कि हो सकता है हमारा डिजायर्ड वो चीज़ मौजूद ही ना हो, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हमें सोल्यूशन आराम से मिल जाएगा अपना। ठीक है, तो दिस इज रेलिवेंट, ये बस याद रखने की चीज़ है कि हमें अपना सोल्यूशन मिल जाएगा, हमें जो है वो इस तरह की ट्रिक्स नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेंगी कि ये ना हो तो वो कर दो। स्पेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हमने तो कुछ बनाना ही नहीं है, सिर्फ हमें इनपुट एरे मिलेगी, हम उसके ऊपर बाइनरी सर्च लगा के आंसर दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी चेंज है कि बजाय अपने डिजायर्ड एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करने के, हमें चाहिए 2 एलिमेंट्स, और फिर हमें उनका सम रिटर्न सॉरी हमें उनका सम जो है वो कंपेयर करना है टारगेट से, हमें एलिमेंट कंपेयर नहीं करना है। जैसे अभी तक जो हम एग्जांपल्स देख रहे थे उसमें हम ये देख रहे थे कि भाई मिड पे जो खड़ा हुआ है वो टारगेट के इक्वल है या नहीं, तो हम डायरेक्ट एलिमेंट को टारगेट से कंपेयर कर रहे थे, राइट। यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट्स उठाने और उनका सम टारगेट से कंपेयर करना है। तो प्रिंसिपल सेम है, बाइनरी सर्च ही करेंगे, बिकॉज हमारे पास एरे जो है वो सॉर्टेड है। जब सॉर्टिंग का लफ्ज आ जाए ना, तो आपने हमेशा कंसिडर करना है कि अगर कुछ भी फाइंड करना है, सम हो, टारगेट हो, कुछ भी हो, तो वहां पे आप हमेशा कंसिडर करेंगे कि इसमें आप बाइनरी सर्च इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं इधर बाइनरी सर्च ही करूंगी और हम लोग इसके जरिए जो है वो अपना टारगेट फाइंड करेंगे। तो मैं इसका जो है थोड़ा सा आप लोगों को कोड दिखाकर मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें एग्जैक्ट सेम है जैसे तक अभी तक हम देखते आए, और क्योंकि हम इधर सम फाइंड कर रहे हैं और हमें 2 इंडेक्सेस चाहिए, तो उसमें से क्या क्या चेंज हो गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, जो जो चीज़ मैं दिखा रही हूँ उसी पे फोकस कीजिएगा, बाकी परेशानी होगा। ठीक है, अच्छा वैसे किसी को अभी तक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो बता दो। ओके, क्लियर बेसिकली है मैम क्वेश्चन क्वेश्चन में तो। जी क्वेश्चन में वो बस इतना पूछ रहे हैं कि आप हमें ऐसे 2 नंबर्स दें जो टारगेट जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास टारगेट आंसर आ जाए। ठीक है, बस यही चीज़ है, बाकी इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 वो मैथमेटिकल या कंप्यूटर साइंस की नोटेशन होती है उस चीज़ को जो है वो प्रिसाइज सिंबल्स में डिफाइन करने के लिए। वरना क्वेश्चन यही है कि 2 नंबर्स बताएं, उसके इंडेक्सेस बताएं जो टारगेट कर रहे हो, वो हम रिटर्न स्टेटमेंट में जब जाएंगे तो देख लेंगे, अभी तो हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, हमारे पास कोई भी एरे होगी उसका एक लेफ्ट पॉइंटर होगा और एक राइट पॉइंटर होगा। जब हम पूरी एरे को कंसिडर कर रहे होंगे तो लेफ्ट पॉइंटर को हम 0 इंडेक्स पे रखेंगे और राइट को एरे जो उसका जो भी नाम होगा, जैसे इसका नाम नंबर्स है तो हम नंबर्स -1 कर देंगे, बिकॉज -1 से आप लास्ट इंडेक्स को एक्सेस कर दो। तो आप यही देखें, मैंने लेफ्ट पॉइंटर को 0 पे रखा हुआ है और राइट पॉइंटर को मैंने कहा है कि नंबर्स की जितनी भी लेंथ है उसमें से -1 इंडेक्स जो भी बन रहा है उधर इसको खड़ा कर दो, तो राइट पॉइंटर जो है वो आपका लास्ट इंडेक्स पे खड़ा हो जाएगा। अगर इसकी किसी को समझ नहीं आए तो वो बता दें कि ये मैं किस तरह कर रही हूँ। मैम ओके, रिपीट। बेसिकली जी, सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हम इसको थोड़ा सा ना डिवाइड कर लेते हैं। सो अगर मैं ये कहूँ लेंथ ऑफ नंबर्स, एग्जांपल 1 में आप देखें नंबर्स आपको ये वाली एरे दी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ लेंथ ऑफ नंबर्स बताओ मुझे, तो आप क्या आंसर देंगे? लेंथ ऑफ नंबर्स 3 4 है। 4 है, एग्जैक्टली अब मैं आपको कह रही हूँ इसमें से -1 कर दो, तो क्या बचा? 3 3 उसका 3। इंडेक्स आ तो गया। अब ये जो जी, तो अब मैं आपसे कह रही हूँ कि राइट पॉइंटर को 3 पे खड़ा कर दो, थर्ड इंडेक्स पे खड़ा कर दो। तो आप जब इसको काउंट करें, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है और ये 15 3 है। ठीक है, तो वो यहाँ के खड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह लेंथ ऑफ जो भी नाम है उस एरे का -1 करें तो वो आपको लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। आपको ये पता लगाने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें कितने नंबर्स हैं, आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो नहीं दिया जाएगा ना, हमें तो नहीं बताया जाएगा, कुछ भी वो उठा के दे देंगे। तो आपको ये काउंट करने की जरूरत ही नहीं है कि इसको 2 पे खड़ा करो, 3 पे या 4 पे या जो भी है। आप बस -1 कर दें, वो खुद जाके अपनी जगह पे लास्ट इंडेक्स पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट और राइट को इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अब हम जो है वो मिड कैलकुलेट करेंगे। तो मिड जो है वो मैंने कैलकुलेट इधर इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे चाहिए 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज़ डिफरेंट हुई है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल लूप चलाया हुआ है, लेफ्ट इज लेस देन राइट। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली अगर मैं ये लूप नहीं लगाऊंगी तो माय सर्च विल कीप गोइंग ऑन फॉर एवर, बिकॉज मेरे पास 2 या 3 पॉइंटर्स जो है ना, लेफ्ट है, राइट है, मिड भी होता है। इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में मिड नहीं है, लेकिन वैसे मिड होता है। ठीक है, तो अब वो चलते रहेंगे, लेफ्ट राइट जो है वो प्लस माइनस डिवाइड होते रहेंगे, 2 से मिड कैलकुलेट होता रहेगा, कंपेयर करता रहेगा। तो हमेशा के लिए आपका लूप चलता रहेगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, तो आपने उसको एक कंडीशन देनी है कि भाई कब तक चलना है। तो अगर वो लेफ्ट और राइट जो है वो डिफरेंट जगहों पे मौजूद है,
बिकॉज इट्स अंडरस्टूड के लेफ्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा, राइट राइट साइड पे खड़ा होगा, यानी लेफ्ट किसी ऐसे नंबर पे खड़ा हो जो राइट वाले से छोटा है, राइट। तो जब तक ये, तो ऐसा ना हो कि पोजीशन स्विच कर ले, हम बस यही चीज अवॉइड करना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये दोनों पॉइंटर्स एक ही जगह पे पहुंच जाए, या फिर जो है ना लेफ्ट आगे निकल जाए, राइट पीछे चला जाए। बस यही चीज हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने कंडीशन लगाई है कि लेफ्ट अपनी तरफ रहना चाहिए और राइट अपनी तरफ रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन गलत हो गई, यानी कि लेफ्ट और राइट एक ही पोजीशन पर आ गए, या राइट -1 होते होते पीछे चला गया और लेफ्ट +1 होते होते एंड पे चला गया, तो उस वक्त ये लूप ब्रेक हो जाएगा और मेरी बाइनरी सर्च कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन सिर्फ इस चीज को चेक में रखती है कि पॉइंटर्स अपनी प्रॉपर जगहों पे खड़े हुए, ठीक है। और कभी ना कभी तो जाकर आपने सर्च को एंड करना है ना, अगर आपको टारगेट ना भी मिल रहा हो तो, ठीक है। तो अब मेरे पास दो पॉइंटर्स हैं, लेफ्ट और राइट, अपनी अपनी जगह पे खड़े हुए, लेफ्ट 0 पे, राइट लास्ट में खड़ा हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों को सम चाहिए। अगर मैं मिड कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास एक ही पॉइंटर आ जाएगा, मिड वाला, जो कि बीच में कहीं खड़ा हुआ होगा। लेकिन मुझे एक नंबर तो नहीं चाहिए, मुझे तो सम कैलकुलेट करना है, मुझे तो दो नंबर्स चाहिए। तो बजाय मिड कैलकुलेट करने के, मैं डायरेक्ट लेफ्ट और राइट जो खड़े हुए उन्हीं को प्लस कर देती हूँ। और टारगेट से कंपेयर तो करना ही है ना, वो तो हमें आंसर में भी रिटर्न करना है कि भाई ये टारगेट बना रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो कंपैरिजन भी होगा, बाइनरी सर्च भी होगी, लेकिन मिड नहीं होगा। तो दिस इज जस्ट टू शो यू कि जो क्लासिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है बाइनरी सर्च की, उसमें मिड मौजूद होता है, वो टारगेट से कंपेयर होता है, जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया। लेकिन इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बीच में से जो है वो आप मिड निकाल दें, कुछ और रख दें उसकी जगह। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि एरे सॉर्ट होनी चाहिए और आप कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं, दिस इज बाइनरी सर्च, ठीक है। अब आप वो उसमें मिड को रखें ना रखें, वो आपकी कन्वीनियंस की बात है, ठीक है। तो आई थिंक अगर ये आप लोगों को इसके बाद क्लियर ना हुआ तो हम जो बेसिक क्लासिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है मिड वाली, उसका कोड भी देख लेंगे। बट इसको मैंने थोड़ा सा इधर मॉडिफाई किया हुआ है, बिकॉज क्वेश्चन मॉडिफाई हुआ है, वो उन्होंने दो जो है वो नंबर्स मांगे हुए, इंडेक्स 1 और 2, ठीक है। तो अब मेरे पास दो पॉइंटर्स हैं, लेफ्ट और राइट। मैं क्या करूंगी, इनको ऐड कर दूंगी, और मैं ये देखूंगी कि ये जो मैंने ऐड किया हुआ है ये मेरे टारगेट से कंपैरिजन में कैसा है, बड़ा है या छोटा है या जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर वही सेम प्रिंसिपल अप्लाई हुआ जो हमने अभी पढ़ा है। अगर टारगेट से बड़ा है जहाँ आप खड़े हुए हैं तो आप एक डायरेक्शन में मूव कर लें, अगर टारगेट से छोटा है तो आप दूसरी डायरेक्शन में मूव कर लें, ठीक है। तो बाइनरी सर्च इसी तरह हो रही है, क्योंकि अब एरे को हम अभी भी हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास ये एरे दी हुई है और मैं जो है वो 2 और 15 का सम निकाल रही हूँ, तो वो 17 बन रहा है, ठीक है। टारगेट मेरा 9 है, तो मेरा सम बड़ा है टारगेट से, तो मैं जो है अपने राइट पॉइंटर को मूव करूंगी। राइट को क्यों मूव करूंगी, क्योंकि अभी जो मेरे पास नंबर खड़ा हुआ है वो टारगेट से बड़ा है, मुझे इस नंबर को छोटा करना है ताकि ये टारगेट से मैच हो जाए, ठीक है। तो अब जो है लेट मी एनोटेट दिस। तो मैं इसको थोड़ा सा, ओके, ये 2, 7, 11 एंड 15, ये मेरा लेफ्ट पॉइंटर था, ये मेरा राइट पॉइंटर था, ठीक है। मैंने जो है इन दोनों को सम कर लिया है यहाँ पर। तो सम मेरा निकल आया लेफ्ट एंड राइट, 15 + 2 = 70। टारगेट है मेरा 9, सही है, ये लिखा हुआ है। अब मुझे जो है ये इसको जो है इतना छोटा करना है कि ये टारगेट से मैच कर जाए, राइट। मेरा सम इस वक्त बड़ा है, मुझे छोटा करना है, तो छोटा मैं कैसे कर सकती हूँ। दिस इज नॉट इवन कंप्यूटर साइंस, दिस इज जस्ट बेसिक लॉजिक। आपका राइट पॉइंटर जो है वो बड़े नंबर पे खड़ा हुआ है, आपका लेफ्ट पॉइंटर छोटे नंबर पे खड़ा हुआ है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लेफ्ट को मूव करें बड़े नंबर्स की तरफ, तो या तो आप राइट को मूव कर दें छोटे नंबर्स की तरफ, ठीक है। या तो राइट इधर चला जाए या लेफ्ट इधर चला जाए, यही दो काम कर सकते हैं ना। आपने काम क्या करना है, 17 को छोटा करना है ताकि 9 की डायरेक्शन में जाए, छोटा हो जाए ये नंबर, राइट। तो छोटा कैसे करते हैं, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो छोटा हो, तो मैं क्या करूंगी, राइट को छोटा करूंगी ना, ताकि क्योंकि ये बड़े नंबर पे खड़ा हुआ है, मैं चाह रही हूँ ये इधर मूव हो जाए ताकि ये जो छोटे नंबर्स हैं 11 और 15, ये 15 से छोटे हैं, ये इस तरह मूव करूंगी। अगर मैंने लेफ्ट को मूव कर दिया तो वो तो चला जाएगा बड़े नंबर पे, अगर मेरा लेफ्ट इधर आ गया तो 7 + 15 तो और ज्यादा हो जाएगा 17 से, मुझे इसको छोटा करना है। तो मैं अपने कोई वो पॉइंटर मूव करूंगी जो छोटे वाले की तरफ जा सकता हो, तो मुझे अपना राइट पॉइंटर मूव करना है ताकि वो 11 की तरफ इस डायरेक्शन में जाए, लेफ्ट पॉइंटर की तरफ जाए, क्योंकि लेफ्ट छोटे नंबर्स पे खड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो मैं अपने राइट को पीछे की तरफ मूव करूंगी। तो एग्जैक्ट यही चीज मैंने यहाँ की हुई है। अगर मेरा सम जो है वो टारगेट से बड़ा आ रहा है तो मुझे इस डिस्टेंस को कवर करना है, तो मैं राइट पॉइंटर को पीछे की तरफ मूव करूंगी, उसमें से जो है वो 1 - 1 स्टेप पीछे, बस एक स्टेप पीछे आ जाएगा ये, राइट इधर 11 पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है।
ये काम कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर इसका उलट हो जाता है कुछ, अगर जो मेरा सम जो भी आया है वो मेरे टारगेट से छोटा है, तो अब मुझे क्या करना है, अपने टारगेट के करीब लाना है, तो मुझे अपना सम बड़ा करना है। तो बड़े करने के लिए मैं अपना लेफ्ट पॉइंटर मूव करूंगी, ये आगे जाएगा बड़े नंबर्स की तरफ, ताकि जो मेरा ओवरऑल सम हो वो भी बढ़ जाए। ठीक है। तो अगर मेरा सम टारगेट से छोटा है तो मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को एक स्टेप आगे ले जाऊंगी, फिर मैं कंपेयर करूंगी कि क्या अब टारगेट के इक्वल हो गया या नहीं। तो ये चीज जो है बाइनरी सर्च में एक दो ही बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये उनमें से एक है। अगर आपने जो भी मिड कैलकुलेट किया, सम किया, जो भी कुछ कैलकुलेट किया, आप उसको टारगेट से कंपेयर कर रहे हो, अगर वो छोटा है तो आपने जो है उसको बड़ा करना है, आप लेफ्ट पॉइंटर को मूव करो। अगर वो बड़ा है, आपने छोटा करना है, तो आप राइट पॉइंटर को मूव करो। ठीक है। तो ये जो हम पहले करके आए कि हम लेफ्ट की तरफ जाएं या राइट की तरफ जाएं, ये एग्जैक्ट यही चीज है, जस्ट इसको मैं डिफरेंट अल्फाज में कह रही हूँ कि लेफ्ट पे जाने से क्या होता है, आप छोटे नंबर्स की तरफ जाते हैं, राइट पे जाने से आप बड़े नंबर्स की तरफ जाते हैं। तो इधर भी यही हो रहा है, अगर मैं राइट पर जा रही हूँ, मुझे बड़े नंबर्स की तरफ जाना है, तो मैं लेफ्ट पॉइंटर को मूव करके राइट साइड पे लाऊंगी कि भाई यहाँ के खड़े हो जाओ, ये बड़े नंबर्स हैं। तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही चीज हो रही है। ठीक है। तो मैंने यही अपना सम कैलकुलेट किया, और मैं टारगेट से कंपेयर करके चेक कर रही हूँ कि भाई ये उसके इक्वल है, बड़ा है, छोटा है, क्या है। अगर वो बड़ा है, राइट को मूव करूंगी ताकि वो छोटा हो जाए। अगर वो छोटा है तो मैं लेफ्ट को मूव करूंगी ताकि वो और बड़ा हो जाए। अगर वो इक्वल है, अब एल्स में एक यही ऑप्शन बचता है ना, और तो या तो दो नंबर्स आप लें, वो या तो इक्वल होंगे या एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, राइट। तो एल्स में यही ऑप्शन बचेगा कि वो दोनों मेरा सम जो है वो टारगेट के इक्वल है। तो इन दैट केस उन्होंने मुझे कहा है कि आप रिटर्न करवा दें। क्या रिटर्न करवाना है, इंडेक्सेस रिटर्न करवाने हैं दोनों नंबर्स के, जो यानी कि जिन दो नंबर्स को आप सम निकाल रहे थे, जो लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स पे खड़े हुए थे, उनके इंडेक्स रिटर्न करवाने। ठीक है। तो अगर हम ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, तो मैं इसको जो है नए सिरे से करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2, 7, 11 और 15 था। तो सबसे पहले तो जो है हमारा ये लेफ्ट पॉइंटर था, ये राइट था, हमारा सम निकला था 17। हमने टारगेट से कंपेयर किया, ये वाली कंडीशन, सम जो है टारगेट से बड़ा निकला, टारगेट हमारा 9 है। तो हमने क्या किया कि भाई राइट को पीछे ले आओ ताकि ये छोटा हो जाए। तो राइट को हमने यहाँ से उठा के जो है वो यहाँ रख दिया। अब हमने 2 और 11 को प्लस कर, अब राइट क्योंकि अपडेट हो गया, तो सम हम दोबारा से निकालेंगे, वापस ये जो है इधर आ जाएगा। ठीक है। तो अब वो सम दोबारा से निकलेगा। 2 और 11 का सम क्या निकला, पहले 17 था, अब हमने 13 निकाला। तो यू सी हाउ हम अपना सम जो है वो छोटा करते जा रहे हैं राइट पॉइंटर को मूव करके। अब हम 13 दोबारा टारगेट से कंपेयर करेंगे, सम 13 है, टारगेट स्टिल 9 है, वो कह रहे हैं आपका सम ज्यादा है, तो अब हम राइट को फिर पीछे मूव करेंगे कि भाई और छोटे नंबर की तरफ जाओ। तो राइट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो अब जो है वो हमारा, हम कंपेयर करेंगे दोनों को, तो 2 + 7 हमारा 9 बन रहा है। तो इस तरीके से जो है वो 9 जो है हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्योंकि वो टारगेट के इक्वल होगा, तो हमने सिर्फ इन दोनों के इंडेक्सेस रिटर्न कराने हैं, इंडेक्स 1 और 2, और दोनों में कह रहे हैं कि 1 प्लस कर दो। तो लेफ्ट जो है वो 0 पे खड़ा हुआ है, तो 0 में 1 प्लस कर दो, तो ये एक इंडेक्स हमारा ये बन जाएगा। और राइट जो है वो इस वक्त 1 पे खड़ा हुआ है, तो वो 2 बन जाएगा। और इस तरीके से 1 और 2 हम सिंपल रिटर्न करवा देंगे, और वही यहाँ पर हुआ। ठीक है। यस मैम, क्लियर। ओके, हम बाइनरी सर्च की बेसिक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो इसका कोड मैं जो है ना यहीं पे लीड कोड पे थोड़ी सी कन्वीनियंस होती है, तो मैं यहीं नीचे इसका लिख देती हूँ। मैम दिस इज जस्ट बेसिक। लेट मी ऐड समथिंग। इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें हम बेसिकली बाइनरी सर्च अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं कि हमें उसके अंदर ना एक एलिमेंट को फिक्स करना पड़ेगा, और उसके बाद सिर्फ एक जो एलिमेंट दूसरा बचेगा ना, उसको सर्च करने के लिए हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ये वाला कोड है ना, इसमें हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, कोई बताना चाहेगा क्या होगी टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये जो मैम ने कोड जनरेट किया है इसमें? सर ये ऑफ एन होगी हमारे पास। एग्जैक्टली, ओ ऑफ एन होगी। और अगर हम इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगाएं, वो अप्रोच बेहतर होगी या टू पॉइंटर अप्रोच बेहतर होगी, ये कोई बताना चाहेगा? 2 पॉइंटर वाली इस केस में तो ठीक रहेगी, सर क्योंकि ये हमें दो इंडिसेस रिटर्न रिटर्न अगर करवाने हैं। टाइम कम अगर ये करना है केस तो ना फिर हो, वो वाली बाइनरी सर्च। बाइनरी सर ये सर्च टू होगी। पॉइंट बाइनरी सर्च एक ही तरह नहीं है। अगर हम कम करेंगे लॉग ऑफ एन में, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज करेंगे तो फिर वो सर्च है, और अगर नहीं करेंगे तो हम इस ऑफ एन में ये अप्रोच यूज करेंगे।
अच्छा, मैं अपना क्वेश्चन रिफ्रेश करता हूँ कि हमारे पास यही अरे है और उसके अंदर हमने कोई से दो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल है। तो इसके अंदर अगर हम टू पॉइंटर अप्रोच लगाएं उसमें हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बेहतर आएगी, या बाइनरी सर्च लगाएं उसमें हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बेहतर आएगी? सर क्वेश्चन रिपीट करें। पर इसके अंदर हमें ये तो नहीं रिटर्न करना कि कौन से वो वैल्यूज हैं, सिर्फ ये हमें भी टारगेट रिटर्न, फाइंड आउट करना है कि ये भी करना दोनों है, फिर एक ही उस केस बात, में। एक ही बात है, एक ही बात है। आप जो, ठीक। अगर आप टारगेट फाइंड करें तभी आप रिटर्न कर सकते हैं ना। और अगर आप जी। रिटर्न नहीं भी कर रहे लेकिन टारगेट तो आपने फाइंड करना है ना, फिर भी दो वैल्यूज तो आपने फाइंड करनी है, तो वो एक ही बात है, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो उसके लिए फिर बाइनरी सर्च ठीक रहेगा। एनीवन एल्स? सर टू पॉइंटर। ओके, और किसी का कोई आइडिया हो इसमें? सर अगर हम बाएं सर में जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट और राइट को पॉइंटर कह दें तो ये मतलब बाइनरी, पॉइंटर की तरह अप्रोच लग रही है। अच्छा नहीं, ये अभी ये जो अप्रोच अप्लाई हुई है ना, दिस इज, ये बाइनरी सर्च नहीं है, ये मैम टू पॉइंटर डिस्कस कर रही हैं। बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम हर स्टेप के अंदर ना अपने इनपुट साइज को डिवाइड करते जाते हैं हाफ्स में। तो इसको आप कंफ्यूज ना करें, दिस इज टू पॉइंटर। तो इसमें सर बाइनरी एक सर्च, क्वेश्चन, जी जी अगर प्लीज। हम बाइनरी सर्च इस क्वेश्चन में लगाएं तो उसमें तो हम मिड के साथ जो सेम होगी हम अगेन अगेन कर रहे हैं, तो अगर मिड के साथ सेम यस, होगी तो वो एक और वैल्यू आएगी ना आउटपुट में। एग्जैक्टली ये यही क्वेश्चन में, यही मैं आंसर ढूंढ रहा था। अगर हम इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हमें एक एलिमेंट फिक्स करना पड़ेगा और बाकी सारे इनपुट में से हमें बाइनरी सर्च लगा के दूसरा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, अब एक एलिमेंट फिक्स कर रहे हैं, सारे एलिमेंट को बारी बारी फिक्स कर रहे हैं और बाकी सब पर बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं, कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लॉग में फोर आएगी। पेन। नहीं, अब जैसे टू के लिए मैंने दूसरा एलिमेंट सर्च किया तो टू के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बनी, बाकी जो बाइनरी सर्च अप्लाई करने पे लॉग एन बन गई। इस तरह सेवन के लिए फिर लॉग एन बन गई, फिर इलेवन के लिए दूसरा एलिमेंट ढूंढा फिर लॉग एन बन गई, फिर फिफ्टीन के लिए दूसरा ढूंढा फिर लॉग एन बन गई, तो टोटल कितनी बन गई? ऑफ लॉग एन। एन लॉग एन। एन एन लॉग लॉग एन। यस एग्जैक्टली। तो हमारे पास अगर इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगाते हैं तो हमारी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है एन लॉग एन, और अगर हम टू पॉइंटर्स लगाते हैं तो क्या बनती है? ऑफ। O of n. That was the thing I was trying to add. यानी कि आप कह रहे हैं मतलब कि सर इसके लिए हमें टू पॉइंटर ज्यादा अप्रोच बेटर है एज कम्पेयर टू बाइनरी यस, सर्च। यस, अगर आपने इसी, ये मैम ने जो कोड लिखा ना, ये टू पॉइंटर है। अगर आप सम की जगह मिड फाइंड करें, ठीक है, और फिर आप इसको अप्रोच कोड को जनरेट करें तो ये बन जाएगा बाइनरी सर्च। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नंबर्स। हर आई के जी लिए जी आपको समझ आ बाइनरी गया। सर्च लगानी पड़ेगी। वो फिर एन वाला अच्छा सर, केस आ अगर हम जाएगा उस केस में। जैसे मैंने टू पॉइंटर लगाई हुई है तो इसकी इस वक्त एन होगी ना? यस मैम, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन होगी, ओ ऑफ एन। राइट। सो अगर हम जैसे आपने बाइनरी सर्च का बोला, अच्छा उसमें एक चीज मैंने ये कंफ्यूज कर दी कि वो मैं एन की बजाय उसको लॉग इन, एन लॉग इन की बजाय सिर्फ लॉग इन कह रही थी। सो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट। बट एन लॉग इन इज स्टिल बेटर देन एन। नो नो मैम, अच्छा बाइनरी राइट, सर्च बिकॉज की उसमें हम टाइम दोनों को। कम्प्लेक्सिटी होती है लॉग एन। लेट मी क्लैरिफाई, बाइनरी सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग एन ही होती है। जब बाइनरी सर्च के साथ हम सारे आइटम्स को आइटरेट करना शुरू कर दें तो वो बन जाती है एन लॉग एन, और जो एन लॉग एन होती है वो एन से ज़्यादा गंदी होती है, कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा वर्स होती है, क्योंकि वो या एन मल्टीप्लाई बाय लॉग एन बन जाती है। राइट, ओके, थैंक यू। ओके सो सर प्लीज ये पॉइंट रिपीट कीजिएगा प्लीज। अच्छा मैम, काइंडली गूगल में एक सर्च कर दीजिए टाइम कम्प्लेक्सिटी ग्राफ। ओके, इसको मैं नेक्स्ट ओपन कर, नॉट करना है। दिस इज प्रीटी ब्लर्ड, लेट मी सी। क्या सर आप, सर हमजा आप ठीक कह रहे हैं कि बाइनरी सर्च की हमारे पास ओ लॉग होती है, एन नहीं होती इसमें।
जी इसको ग्राफ से देख लेते हैं। और आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट सेशन लाजमी अटेंड कर लें जिनको टाइम कम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये ग्राफ है ना, इसमें आप देखें कि हमारे पास सबसे कम टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है जिसको कहते हैं कांस्टेंट, जो हमारी इनपुट के लिहाज से चेंज नहीं हो रही होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए या 100 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, मेरी इनपुट जितनी भी हो जाए ना वो उतने ही रहेंगे जितने मैंने डिक्लेयर किए हैं, तो वो होती है कांस्टेंट। फिर आती है बाइनरी सर्च की, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर मैं हाफ्स में डिवाइड कर रहा हूँ, बाइनरी ट्रीज में मैं कर रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल, तो वो बन जाती है लॉग एन। फिर आता है कि जब हम सारे आइटम्स को आइट्रेट करते हैं वो बन जाती है ओ ऑफ एन। अब मैंने सारे आइटम्स को आइट्रेट भी कर दिया और साथ में बाइनरी सर्च भी लगा दिया तो वो बन जाएगी एन लॉग एन। एंड इसमें फिर बेटर और ऑफ एन है, एन लॉग एन बेटर नहीं है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। सर ओके सर, थैंक यू। ओके सर सर, ये ना थैंक मुझे यू फॉर थोड़ा क्लैरिफाइंग दैट। ओके हम लोग सर मैं ये कैसे करें? जी जी, ओके मैम आप कंटिन्यू करो। नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें, बिकॉज मैं तो आगे बढ़ने की बात कर रही थी। ओके सर मैं ये मुझे ये भूल गया कि ओ ऑफ एन और मैं समझ रही थी ये सेम ही है ओ लॉग एन। आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। कि एन लॉग एन और लॉग एन में क्या डिफरेंस होता है ये पूछना चाह रही हैं? ओ एन, यस, ओ एन और ओ लॉग एन। अच्छा इसमें क्या डिफरेंस होता है? अच्छा लॉग एन में हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने इनपुट साइज को ना हर स्टेप में डिवाइड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास शुरू में 100 था, मैंने उस 100 को बना दिया 50, फिर नेक्स्ट स्टेप में बना दिया 25, फिर नेक्स्ट में बना दिया 12, फिर 6, फिर 3, फिर 1। तो मैं हर स्टेप में उसको आधा आधा करता जा रहा हूँ, तो ये है लॉग एन, लॉग बेस 2 ऑफ एन। क्योंकि ये लॉग एन क्यों है, क्योंकि जब मैं 100 का लॉग लूंगा ना 2 की बेस पे, तो वो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी कि मेरे कितने स्टेप्स बन रहे हैं, कितने स्टेप्स मुझे लगाने पड़ रहे हैं उसको जीरो तक लाने में। ठीक है। ओ ऑफ एन में क्या होगा कि जो 100 इनपुट है ना तो मुझे 100 स्टेप्स करने पड़ेंगे उसके लिए। इसी तरह मेरे पास अगर 1000 इनपुट है तो मुझे 1000 स्टेप्स करने पड़ेंगे। मिलियन इनपुट है, मिलियन स्टेप्स करने पड़ेंगे। लेकिन लॉग एन में अगर मिलियन इनपुट है तो मुझे 20 स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 20 आप करेंगे तो वो तकरीबन मिलियन तक वैल्यू चली जाती है। ओके सर क्लियर। अच्छा हम लोग जो है वो बाइनरी सर्च का जो बेसिक कोड होता है उसको भी देख लेते हैं। तो लेट मी सी इफ आई कैन टाइप इट हियर, वरना हम लीड कोड में कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो बाइनरी सर्च में जैसे मैंने कहा हमारे पास दो पॉइंटर्स होंगे। हम लोग जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन होती है फिर उसमें हम मिड कैलकुलेट करेंगे, उसको अपने टारगेट से कंपेयर करेंगे। अब हमने कोड ऐसा लिखना है जो किसी भी किस्म के इनपुट पे अप्लाई हो जाए, राइट। जैसे कि उस इनपुट में 1000 वैल्यूज भी हो सकती है, हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू कहाँ है क्या क्या है, हमें सिर्फ ये पता है सॉर्टेड है। ठीक है। और उस इनपुट में जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने कोड ऐसा लिखना है जो हर किस्म के इनपुट पे अप्लाई हो जाए। तो इसलिए जो है वो मैं यहाँ पर कोई इनपुट आपके सामने नहीं रख रही, मैं सिर्फ कोड लिखूंगी इधर। ठीक है। तो बेसिक सबसे पहले जैसे हमने कहा कि लेफ्ट पॉइंटर हमने अभी क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है, तो पूरी एरे को कंसिडर करेंगे, अभी कोई हाफ में डिवाइड नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो इसलिए मैं अपना लेफ्ट पॉइंटर जो है वो एरे के बिल्कुल फर्स्ट इंडेक्स यानी जो जीरो इंडेक्स होता है वहां पे रखूंगी, और जो राइट पॉइंटर है वो लास्ट वाले पर रखूंगी। तो लेफ्ट को मैं इनिशियलाइज, लेट मी इंक्रीज द, ठीक है, लेफ्ट को मैं इनिशियलाइज करवाऊंगी 0 से, और राइट को मैं इनिशियलाइज करवाऊंगी, जैसे मैंने कहा कि जो भी लेंथ है उस एरे की उसमें से -1 कर दें जो, तो वो लास्ट में पहुंच जाता है। ठीक है। तो लेंथ का फंक्शन लगाएं तो वो उसको लेंथ कैलकुलेट करके दे देते हैं। और एरे लेट्स से कि उसका नाम जो है वो ARR है, इसमें से मैं -1 करूंगी तो मेरे पास लास्ट इंडेक्स आ जाएगा, वहाँ पे मैं अपने राइट पॉइंटर को रख लूंगी। अब जो है वो मुझे मिड कैलकुलेट करना है, दैट्स माई नेक्स्ट स्टेप। बट एज यू नोटिस उस वक्त भी मैंने कंडीशन लगाई हुई थी कि लेफ्ट को राइट से छोटा होना चाहिए, और अभी भी लगाऊंगी। द रीजन इज के लेफ्ट और राइट अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्या जरूरत है दो दो पॉइंटर्स रखने की। ठीक है। वहां पे तो मेरी बाइनरी सर्च कंप्लीट हो जाएगी ना, बिकॉज अगर आप एक ही नंबर का
मिड निकालेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा। मैं अगर लेफ्ट भी जो है वो फॉर एग्जांपल 2 को पॉइंट कर रहा है और राइट भी 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 + 2 का मिड निकालें, डिवाइड बाय 2 करें, 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर लेफ्ट और राइट एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं तो उसका मिड भी वही एलिमेंट आएगा। तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं रही है सारे पॉइंटर्स वगैरह की, मुझे उसी नंबर उसको ज़रूरत ही नहीं है कि मैं मिड कैलकुलेट करूँ, और कोई और नंबर भी नहीं बचा मेरे पास कि मैं फिर बाइनरी वो डिवाइड करूँ उस एरे को, ठीक है। तो यहाँ पर आकर बेसिकली इस पॉइंट पर मेरी जो है वो बाइनरी सर्च कंप्लीट हो जाती है। तो मैं इसको तभी तक चलाऊंगी जब तक लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा रहेगा, यानी दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी है, छोटे रहने का ये भी मतलब है कि हम ये प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि लेफ्ट राइट से बड़ा ना हो जाए। ऐसा ना हो कि लेफ्ट आगे बढ़ते बढ़ते जो है राइट की दूसरी साइड पर पहुंच जाए, या राइट छोटा होते होते लेफ्ट की दूसरी साइड पर आ जाए, क्योंकि वो जो दूसरी साइड है वो ऑलरेडी लेफ्ट कंट्रोल कर रहा है, उसको वो देख रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है, और जो राइट साइड वाली एरे है वो राइट पॉइंटर कर रहा है। तो मुझे क्या जरूरत है कि दोनों को ओवरलैप करवा दूं, राइट। तो इसलिए मैं ये कंडीशन लगाऊंगी कि बाइनरी सर्च तब तक मेरी चलेगी जब तक लेफ्ट जो है वो मेरा राइट से छोटा रहेगा। एनी अदर कंडीशन और मुझे जरूरत ही नहीं है इसको चलाने की, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्सिफाई हो गई ना, यानी लेफ्ट राइट से बड़ा हो गया, इक्वल हो गया, तो मेरी बाइनरी सर्च वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, सॉरी, जब तक ये कंडीशन फुलफिल होगी तब तक मैंने अपना मिड कैलकुलेट करते रहना और बाइनरी सर्च करती रहनी है, राइट। तो मिड मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, एज अ शोड बिफोर, हम लोग जो है वो लेफ्ट और राइट की वैल्यूज़ होंगी, सॉरी वैल्यूज़ नहीं, हम लेफ्ट और राइट इंडेक्स को ही प्लस करेंगे बिकॉज हम इंडेक्सेस को कैलकुलेट करें, ठीक है। और यहाँ पे इससे जो भी आंसर आएगा इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड आ जाएगा। अब हमारे पास एक मिड है और हमें एक टारगेट इन्होंने पहले से दिया हुआ था, तो हमने अब सिर्फ कंपैरिजन करना है। हम देखेंगे कि अगर जो है वो मिड ही टारगेट हो तो हम कंपेयर करके चेक कर लेते हैं। अगर मिड हमारा टारगेट है तो हमने रिटर्न मिड करवा देना है। रिटर्न मिड का क्या मतलब है कि जैसे ही आपको टारगेट मिल गया ना, मिड जहाँ भी खड़ा है इसका मतलब है वो वैल्यू टारगेट है। मिड इज द इंडेक्स नॉट द वैल्यू, ठीक है। तो आपने मिड को अगर रिटर्न कराया तो दैट मीन्स आप कह रहे हो कि भाई इस इंडेक्स पर टारगेट मौजूद है, आप इंडेक्स रिटर्न करवा रहे हो, ठीक है। तो आपने मिड रिटर्न करवा दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मिड पे आपको टारगेट ना मिले, बड़ा हो या छोटा हो, तो उसको भी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मिड पे जो भी वैल्यू है वो आपके टारगेट से बड़ी। अच्छा हाँ, मैं वैल्यूज़ को इधर कंपेयर कर रही हूँ, सो यहाँ पे आई मेड अ मिस्टेक। मैं ये करूँगी कि एरे में जाओ और मिड इंडेक्स पर, यानी मिड पे जो भी इंडेक्स आपके पास मिड में आ रहा है उस इंडेक्स पे एरे के अंदर जो वैल्यू, दिस इज व्हाट दिस मीन्स। एरे में जाओ और इस इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है इसको चेक करो, ठीक है। अगर ये टारगेट के इक्वल है तो इंडेक्स रिटर्न करवा दो। फिर जो है उसी एरे के अंदर उसी एरे के अंदर इस इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो लेट से छोटी है टारगेट से, ठीक है। तो इन दैट केस अब बताएं क्या करेंगे, मिड को जो है वो आगे करना है, पीछे करना है, कहाँ जाना है? अगर एनीवन? छोटा है तो फिर आगे जाएंगे। यस, अगर मिड टारगेट से छोटा है तो हमने आगे मतलब राइट साइड पे जाना है, राइट। तो राइट साइड पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे पॉइंटर खड़ा है उसको आगे ले आएंगे, सही है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो हम जा ही नहीं रहे ना, वो तो सब हमने इग्नोर कर दिया। हमने जाना है लेफ्ट साइड, राइट साइड पे जहाँ पे वैल्यूज बड़ी हैं। मिड छोटा है, इसको बड़ा करना है तो हम राइट साइड पे जाएंगे, तो लेफ्ट पॉइंटर को आगे ले आएंगे। तो हम लेफ्ट से कहेंगे कि भाई जहाँ पे मिड खड़ा हुआ है ना, आप वहाँ आ जाओ, उसके आगे आ जाओ, बल्कि बिकॉज मिड को तो हमने कंपेयर कर लिया ना, तो मिड का तो हमें पता है कि भाई ये तो टारगेट नहीं है हमारा, वो तो हमें यहीं से पता चल, तो ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई टारगेट के बिल्कुल आगे जो इंडेक्स है ना वो उस पोजीशन पर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स वो पॉइंटर अपडेट हो गया। अब हमारे पास एक तीसरा केस भी हो सकता है। वो केस क्या होगा कि मिड पे जो भी वैल्यू खड़ी हुई है वो टारगेट से बड़ी है, ठीक है। तो वो एल्स में कवर हो जाएगी। इन तीनों के अलावा और तो कुछ नहीं होगा ना, या इक्वल है या छोटा है या बड़ा है, तो बड़ा वाला एल्स में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी वो उसमें कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको एलिफ करके नहीं लिख रही। एल्स में आपको पता है कि दो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन रह गया, मिड वाली वैल्यू टारगेट से बड़ी है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, कोई बताना चाहेगा? Right is equal to mid -1. यस एग्जैक्टली। अब क्योंकि हमारा मिड जो है वो टारगेट से बड़ा है तो इसका मतलब है हमने छोटा करना है इसको। तो छोटा करने के लिए हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे।
तो अगर हम लेफ्ट पे जा रहे हैं इसका मतलब है राइट पे जो कुछ है वो सब कुछ हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इग्नोर करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट पॉइंटर को बोलते हैं कि भाई इधर आ जाओ, पीछे की तरफ आ जाओ, आगे की चीजें हमने देखनी नहीं है। तो हम कहाँ तक लाएंगे उसको बोलेंगे कि मिड पर आ जाओ या मिड -1। कुछ प्रोग्राम्स में जो है वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन में आप मिड -1 कर देते हो, फिर आपको जो है वो आई थिंक लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू राइट करना पड़ता है। सो अगर आप जो है वो नहीं कर रहे तो आप जो है वो मिड को राइट पर ही, सॉरी राइट को मिड पर ही रखते हो, उससे पहले नहीं लाते, हालांकि लेफ्ट को आप मिड से आगे लेके जाओ। ठीक है, तो दीज आर जस्ट 2 वेज ऑफ डूइंग इट। तो आपने राइट को अपडेट करके आप मिड पर ले आए अगर आपका मिड जो है वो टारगेट से बड़ा हो, क्योंकि उसको छोटा करना है। अब आप क्या करोगे, अब आपने ये बाइनरी सर्च कर दिया, आपने एरे को हाफ में डिवाइड कर दिया, अगर आपको मिड नहीं मिला, मिल गया तो वहीं पे आपने रिटर्न करवा देना, लेकिन नहीं मिला तो ये पॉइंटर अपडेट हो गए, बाइनरी सर्च हो गई। अब अगर सेकंड स्टेप जो करना है उसके लिए दोबारा से यही सेव करना है, तो अब क्या मैं दोबारा से कोड लिखूंगी कि दोबारा से कंपेयर करो, ये लेफ्ट और राइट को जो है वो अपडेट करो, कैलकुलेट करो, मैं दोबारा से तो नहीं लिखूंगी ना। तो इसलिए मैंने इधर वाइल लूप, क्या हो गया, वाइल लूप इसीलिए मैंने इधर लगाया हुआ है ताकि वो सिंपल चलता रहे जब तक लेफ्ट और राइट जो है वो अपनी पोजीशन स्विच ना कर लें, क्योंकि वो मैं चाह नहीं रही हूँ। तो ये वाइल लूप चलता रहेगा, ये आपका खुद ब खुद लेफ्ट एंड राइट जो मैं इधर अपडेट कर रही हूँ ये होते रहेंगे, और जो है मिड कैलकुलेट होता रहेगा इसी वाइल के जरिए। ठीक है, और एट द एंड या तो मुझे अपना टारगेट मिल जाएगा तो मैं मिड को रिटर्न करवा दूंगी, या जो है मुझे टारगेट नहीं मिलेगा, हो सकता है मेरी एरे में टारगेट मौजूद ही ना हो, तो उसके लिए जो है मुझे एक कंडीशन रखनी पड़ेगी। तो आई होप अभी तक सब क्लियर हो गया है। बस ये लास्ट लाइन रह गई है इसकी। तो कंडीशन जैसे मैंने पहले बताया, अगर हमारी पूरी एरे में टारगेट मौजूद ही नहीं है तो हम कह देंगे कि या तो हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे कि भाई आपका टारगेट इधर है नहीं, या आप रिटर्न करवा दें -1। कुछ क्वेश्चंस में लीड कोड आपसे कहता है कि अगर टारगेट ना मिले तो आप -1 रिटर्न करवा दें, या कुछ क्वेश्चंस में वो 0 भी रिटर्न करवाने को कहता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपने क्या रिटर्न करवाना है, लेकिन यही चीज़ रिटर्न होती है। इसका मतलब यही है कि भाई टारगेट मिला ही नहीं, हमने पूरा वाइल लूप चला लिया, बार बार बाइनरी सर्च करके देख लिया, उस एरे में वो मौजूद ही नहीं है, तो हम ये फॉल्स या -1 या 0 रिटर्न करवाएं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कोड फॉर बाइनरी सर्च। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो मैम, क्लियर है। ओके ओके, फिर सर हमजा एक और क्वेश्चन कर लें या इज दिस इनफ? मैम सर हम शायद नहीं है। ओके ओके, सो हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन को। इट्स अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, तो मैम आई थोड़ा सा थिंक मैम आई थिंक मैम कहीं तक एक ये कर लेते हैं। ओके ठीक है, हम लोग मैम इसको कल एक भी कंटिन्यू। क्वेश्चन है, ये जो जी हमने अभी मेथड बाइनरी सर्च का यूज किया है, ये मीडियम हो क्वेश्चन, हार्ड हो, किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो, इस जो तरीका है वो यही यूज होता है। जी एग्जैक्टली मैम, यही बाइनरी सर्च का कोड ही यही है कि अब इसमें थोड़ी बहुत आप जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से आपने थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर करने, थोड़ी बहुत भी नहीं होती, बस एक चीज़ हो जाती है या दो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बेसिक कोड यही है। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे सिर्फ सिंपल बाइनरी सर्च करने को बोलेंगे, उधर आप ये कॉपी पेस्ट कर दें आपका काम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपसे कहेंगे कि पहले आपने कुछ इंडेक्स फाइंड करना है, फिर उसके साथ कुछ और करना है, तो बाइनरी सर्च से आप इंडेक्स फाइंड कर लें, फिर जो आगे काम करना है वो कर लें। तो लेकिन बाइनरी सर्च जहाँ पे भी अप्लाई होगी इसी तरीके से होगी। उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बाइनरी सर्च की कोई डिफिकल्ट किस्म की एप्लीकेशन आपको दे दी, तो बाइनरी सर्च आप ऐसे ही करेंगे, फिर वो एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। ओके, ठीक है, फिर आई थिंक मैम फातिमा, फिर हम सेशन एंड करते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके मैम, अगर किस अपना लिंक URL शेयर कर दूं। सॉरी मुझे आपकी सही आवाज़ नहीं आई, आप रिपीट कर सकते हैं?
ओके मैं इसको आई थिंक चैट में ओके सो मैं इसको थोड़ा सा एक मैम से लाइन या शायद तो मैं जी ओके मैं इसको एक लाइन में रिव्यू दे देती हूँ। बाइनरी सर्च इज बेसिकली हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए लीनियर से हम लॉग इन में ले जाने के लिए बाइनरी सर्च इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है हमारा इनपुट साइज हर स्टेप पे छोटा होता जाता है। आधे इनपुट को तो हम देख ही नहीं रहे होते, बाकी आधे से हमारा कंसर्न होता है। ठीक है, तो इस तरह आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। तो दिस इज अ मोर एफिशिएंट वे ऑफ सर्चिंग फॉर समथिंग। नाम्स में ही बाइनरी सर्च है, ऐसा ना हो कि आप ये एल्गोरिथम जो है वो दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बाइनरी सर्च का काम है सर्च करना। ठीक है, तो आपके पास एक टारगेट होगा, आप उसको सर्च करोगे, या कोई आपने जो है वो टारगेट अगर सम है, कोई डिवाइड करना है, कुछ माइनस करना है, तो अगर आपके पास टारगेट है तो आप बाइनरी सर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। द सेकेंड कंडीशन इज के इनपुट सॉर्टेड होना चाहिए। अगर वो रैंडमली इनपुट जो है वो इधर उधर हुआ हुआ होगा तो आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी कि आप जहाँ पे खड़े में आपने जो मिड निकाला है वहां से आपने किधर जाना है। तो इनपुट हमेशा सॉर्टेड होगा। इसलिए जब भी आपको लीड कोड में कोई सॉर्टेड इनपुट दिया हुआ हो और साथ में कुछ टारगेट दिया हो, कुछ फाइंड करना हो, तो ये ज़रूर कंसिडर करें कि जब बाइनरी सर्च लग सकता है या नहीं। ठीक है, और अगर लग सकता है तो लाइक उसका कितना फ़ायदा हो रहा है मुझे। तो दैट वाज बाइनरी सर्च। हम इसका कल एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन भी कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बाइनरी सर्च सेम ही अप्लाई हो रहा है। तो या दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स एंड द सेशन। मैम अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते अरे का, फिर तो हम सॉर्टिंग अप्लाई नहीं कर सकेंगे ना अरे पे। या बिकॉज अगर एक ऑर्डर बना हुआ है और आप उसको चेंज कर दें तो वो रैंडम हो जाएगा। अच्छा वैसे दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन बिकॉज ऑर्डर हम किस तरह चेंज कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। कल वाला जो हम क्वेश्चन देखना है हमने वो एग्जैक्टली इसी पर होगा कि ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हुआ होगा इनपुट में और फिर वो कहेंगे कि भाई इस पे बाइनरी सर्च लगाओ। वो लीड कोड का क्वेश्चन ही यही है कि आपने बाइनरी सर्च करके टारगेट निकालना है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना इनपुट उन्होंने इधर उधर किया हुआ है। तो हम कल इसी एग्जैक्ट चीज़ को देखेंगे। बस रैंडम ना हो, अगर ऑर्डर है तो आप उसको मैनेज कर सकते। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है चलें फिर। मैम फातिमा सेशन एंड कर देती हूँ।